वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग ग्रुप 2 का जो है वो श्री गणेश करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग इस समय अपने प्रोफेशनल के सेकेंड मॉड्यूल में हैं। इस सेकेंड मॉड में जो जो आपका सब्जेक्ट है पहले एक बार जरा ये सुन लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है अपने सब्जेक्ट के लिए। देखिए जरा कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए हैं। आइए हम हैं यहाँ पे इस जगह मॉड 2 में। इस मॉड 2 में आपके लिए 3 सब्जेक्ट, एक को पॉपुलरली कहते हैं CRI कह देते हैं, यानी कि ये जो है हमारा इसको कह देते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। लेकिन ऐसे बोलने में लोग इसे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ही कहते हैं। ये पेपर आपका DD के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, दीदी नहीं, DD। दीदी के नाम से तो आजकल ममता बनर्जी बहुत जो है वो पॉपुलर है, काम ऐसे ऐसे किए। ये जो है सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस, और ये जो थर्ड है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। ये 3 पेपर, इन 3 पेपर में रिश्ता नाता क्या है ये जरा सुन लीजिए। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के जब आप टॉपिक को देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 2 पार्ट मेजरली, एक पार्ट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक पार्ट में इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप सारा कुछ आ जाता है। जो पार्ट आपका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का है उसमें सिर्फ 3 ही जो है वो कहिए मेजर टॉपिक दिखेंगे, 3 ही, क्योंकि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पे तो हम लोग कंप्लीट जो है डिस्कशन करेंगे। 3 जो दिखेगा, एक है आपका टेक ओवर, एक है आपका जो है वो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग जिसमें बायबैक वर्ड यूज हम करते हैं, और एक मर्जर अमलगमेशन। एक और छोटा सा चीज है वैल्यूएशन, लेकिन उसको मैं मर्जर अमलगमेशन का ही पार्ट मानता हूं। अब ये सारे चीज जो है वो आपके ड्यू डिलिजेंस में उठ करके आ गया है, लेकिन उसमें कैसे उठ करके आया है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सा चीज कैसे होता है। और ड्यू डिलिजेंस कहता है कि हम उस काम को करने गए, कौन सा काम, मर्जर अमलगमेशन। तो मर्जर अमलगमेशन करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या चेकलिस्ट बनाना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, कंप्लायंसी तो हमारा चेकलिस्ट है। अगर मैं बोलूं कि पब्लिक इशू से पहले आपको ड्यू डिलिजेंस करना है, इसका क्या मतलब है कि पब्लिक इशू से पहले जाकर के आपको जो है वो व्हाइट वॉश करना है, डिस्टेम्पर करना है। तो ये क्या क्या करना है का क्या मतलब हुआ, इस क्या क्या है करने का मतलब है कि भाई इसमें प्रोविजंस क्या हैं, इसमें हमारे कंप्लायंस कौन कौन से हैं। तो हमने कंप्लायंस पढ़ लिया, वो कंप्लायंस हमने पढ़ा है CR में 3-4 चीजों के लिए, मान लीजिए मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, इन सब का पढ़ लिया। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर मर्जर अमलगमेशन, तो क्या इसमें प्रोविजन नहीं पूछ रहा है हमसे, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस और चेकलिस्ट ये आपका वन एंड सेम थिंग। चेकलिस्ट का मतलब है क्या क्या चेक करेंगे, और ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि किसी काम को करने से पहले ग्रीन सिग्नल कब देंगे, और ग्रीन सिग्नल तब देंगे जब हम उसके सारे कंप्लायंस को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोविजन इज एज गुड एज चेकलिस्ट एंड एज गुड एज ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस का मतलब है काम करने से पहले इस बात की तसल्ली करना कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल सही है और इस सिचुएशन में हमारे लिए सही है, यानी कि इस काम को हम करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। ये वर्ड फायदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फायदे में लॉ भी कवर हो जाता है, फाइनेंशियली भी हमें फायदा हो, और साथ ही साथ फायदा क्या होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग। अगर सोचिए हमने कॉन्ट्रावेंशन कर लिया तो कभी कोई चीज फायदे में कैसे देगा। हमने प्रोजेक्ट तो कर लिया, पता चला हर दिन हम लिटिगेशन में ही है, तो क्या उस बिजनेस के लिए वो सही हुआ। इसीलिए कहा गया कि ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही होता है हर एंगल से देख लो। कौन कौन सा एंगल, ह्यूमन बीइंग के एंगल से भी, इन्वायरमेंट के एंगल से भी देखो, लॉ के एंगल से देखो, फाइनेंस के एंगल से देखो, फिजिबिलिटी के एंगल से देखो, हर एंगल से देखो। ये है ड्यू डिलिजेंस। और ये ड्यू डिलिजेंस किसी एक एस्पेक्ट के लिए होता है,
कैसे? मैंने बोला कि मुझे पब्लिक इशू लाना है, आप ड्यू डिलिजेंस कीजिए। इसका मतलब यह है कि क्या मैं ड्यू डिलिजेंस कर सकता हूं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं कर सकता हूं तो वो उन चीजों के लिए मुझे किन किन चीजों को जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा? हो तो गया, कंप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कंप्लाई का मतलब क्या कंप्लाई करेंगे हम कंप्लाई करेंगे प्रोविजंस को। तो हम किस किस प्रोविजंस को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। तो अगर हमने प्रोविजंस पढ़ लिया, इसका मतलब क्या हमारा कवर हो गया? ऑटोमेटिकली हमारे उसके चेकलिस्ट कवर हो गए, उसके हमारे क्या कवर हो गया? ड्यू डिलिजेंस कवर हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि 3 टॉपिक का ड्यू डिलिजेंस आपका जो है वो कहां कवर होगा? सीआर में। ये तो सिर्फ बोल रहा हूं 50 मार्क्स वाले में। उसमें इंसॉल्वेंसी भी तो है, उसमें लिक्विडेशन भी तो है, उसमें सिक्योरिटाइजेशन भी तो है। चलेंगे, देखेंगे। अभी तो मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूं, सब्जेक्ट के भीतर पहुंचा कहां हूं। तो इसीलिए बिना सीआर किए हुए आप ड्यू डिलिजेंस कर ही नहीं पाइएगा, और कर पाइएगा तो बहुत अच्छे से नहीं। यही वजह है कि अगर सिर्फ आप ड्यू डिलिजेंस कहीं पढ़ते हैं तो ड्यू डिलिजेंस की क्लास बहुत छोटी होती है, कहीं भी अगर करते हैं तो। रीजन ये है कि उनका कहना रहता है कि आपने ये एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा और ये आपने सीआर में पढ़ा होगा, इसीलिए ये हो गया। रिजल्ट भी हो गया। रिजल्ट में भी लिख देंगे कि एक टीचर ने कहा था कि ये एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है, एक टीचर ने कहा कि ये वाला पोर्शन सीआर में पढ़ा हुआ है, और आपने जो इसी पोर्शन से हमसे ड्यू डिलिजेंस में पूछ दिया, इसलिए जो है हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, वो उस पर पूरा मार्क्स दे देगा। तो बस दिक्कत ये, इसीलिए आप इसमें ऐसे मूव नहीं कर सकते। तो बिना सीआर के आप यहां नहीं पहुंच सकते। सीआर तो छोड़िए, ड्यू डिलिजेंस पढ़ाने से पहले, या कहिए ड्यू डिलिजेंस पढ़ते वक्त आधा एग्जीक्यूटिव पढ़ाया जाएगा आपको। फेमा, आईपीआर, इन्वायरमेंट, मैं रिस्क थोड़ा ना लूंगा। भले मैंने ही पढ़ाया आपको, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा कि आपको कितना याद होगा इन्वायरमेंट लॉ का। और यहां पे अगर कुछ चेंजेस हैं तो हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ठीक से पढ़ा नहीं तो वैसे भी हमें दोबारा पढ़ना रहेगा। तो बेहतर क्या है, 10 दिन ज्यादा पढ़ लें या अगला अटेम्प्ट फिर दे दें? 10 दिन ज्यादा, ताकि जो है इससे अच्छा है कि हम उन चीजों के बाद फटाक से देख लें। क्या लगेगा अगर मान लीजिए इन्वायरमेंटल लॉ का ड्यू डिलिजेंस है, देखेंगे क्या क्या प्रोफेशनल में, लेकिन क्यों ना पहले हम एक बेस बना के एग्जीक्यूटिव से लौट के आ जाए कि भाई बेस क्या है। इन्वायरमेंट ड्यू डिलिजेंस करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंटल लॉ था क्या क्या, एक बार रिकॉल कर लेंगे। क्या होगा, 2 क्लास लगेंगे, 2 नहीं 3 क्लास एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ, आप बड़े लोग हैं, आपके समय की हमेशा किल्लत रहती होगी, कोई बात नहीं, मैं तो बेल्ला बैठा हूं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप अपना टाइम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो चलिए ये 2। अब देखिए तीसरा पेपर हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। ये पेपर आपका कुछ नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। जब मैं इसके टॉपिक को आपको दिखलाऊंगा तो आप कहिएगा सर मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया। आप कहेंगे किसका, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। 6-7 टॉपिक दिए हुए हैं। किसी भी टॉपिक को मैं दिखाऊं और अगर आप मुझे कह दें कि सर ये तो पूरा समझ में आ गया, जो लिखा हुआ वो क्यों नहीं समझेंगे, लेकिन सर इसमें कंटेंट क्या होगा। यकीन मानिए अगर मैंने कंटेंट डिटेल में आपको नहीं दिखाया आपके स्टडी मैट को, या मैंने ही लिख के नहीं दिखाया, तो आप कंटेंट का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इन्वायरमेंटल लॉ सुनते थे ना, कंटेंट का अंदाजा लग जाता था एक बार जब बोलते थे कि इसमें जो है वो एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। आईपीआर पढ़ते थे तो नहीं लगता था अंदाजा, पेटेंट कॉपीराइट ये पढ़ेंगे। इसमें तब तक अंदाजा नहीं लगेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा, और बोलता ही नहीं रहूंगा। मतलब अगर मैंने 2 दिन बोल दिया उसके बाद मैंने नहीं बोलता, आपको लगेगा सर वही इतना ही सिलेबस था, ये खत्म हो गया। तो इसीलिए क्योंकि उसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का कहीं कोई अंत है? कहां पे अंत है? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट तो किसी चीज में हो सकता है, क्या आईपीआर में नहीं हो सकता? हाँ बोला है आपने, तो एकदम सोच समझ के बोलिएगा। आईपीआर में क्या हो सकता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट? क्या आईपीआर में मुझे बताइए, क्वालिटी कहीं आईपीआर में आता है? सही सही बताइएगा, वरना एक ग्रुप भी देने नहीं दूंगा। क्वालिटी कंसर्न नहीं होता था उसमें, किसी ने आपके चीज को किया है वो आईपीआर होता था। याद कीजिए, पेटेंट क्वालिटी का मसला नहीं आता था आईपीआर में, वो तो आ जाता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। चले जाइए अगर हम जाएं तो सही में लिटिगेशन, उसमें तो आता था कि पेटेंट लिया हमारे एनसीएफएम ने, इन्होंने बोला कि बहुत हो गया सीएस, साइंटिस्ट बन गए, खूब रिसर्च किया, फाइनेंशियल चीजों पे छोड़ करके दवा बनाने लगे। आने वाला है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब आने वाला है, नहीं आएगा, बारिश के समय ही शुरू होता है। तो इन्होंने कहा कि बना ही लेते हैं, बना लिया इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो दवा। अब इनका दवा बनाया और इनका दवा सिप्ला कंपनी यूज करने लगा। सिप्ला कंपनी पे केस हुआ या नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड, सिप्ला कंपनी क्या है, ह्यूमन बीइंग।
कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट के भीतर जो डिस्प्यूट उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगा और आपने बोला मुझे बिल्कुल ये इल्जाम मंजूर नहीं है। मतलब अगर सिप्ला के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया और सिप्ला कहते हैं मुझे मंजूर है, मैंने गलती की, मैं आगे से नहीं करूंगा, ये लो फाइन पेनल्टी, दिस इज नॉट डिस्प्यूट। ये कहते हैं ये तेरा है, वो कहता है ये मेरा है, ये तेरा है या मेरा है, यही तो डिस्प्यूट होता है। ये आईपीआर पे हो सकता है, ये इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड हो सकता है। क्यों हो सकता है इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड? आपको कहा गया था कि आप इतने दिन पे इन्वायरमेंटल ऑडिट कराएंगे, अगर कुछ ध्यान हो तो। ध्यान होगा? इन्वायरमेंटल ऑडिट वर्ड मैंने किसमें यूज किया था जरा बताइए तो, किस एक्ट को पढ़ाते वक्त? जोर से बोलिएगा, ये गुनगुनाना नहीं। किस एक्ट को? 5 एक्ट पढ़ाया था इन्वायरमेंटल लॉ में, एयर, वाटर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्वायरमेंट ऑडिट जैसा वर्ड कहां बताया था इन 5 में से? कहां? किसमें? एयर या? अच्छा 50-50 पे आ गए, ये केबीसी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है। 50-50 पे आ गए। अब सोचिए टॉपिक में आ गए 50-50 पे, टॉपिक के भीतर अगर चले गए तो फिर ठीक कह रहे हैं, सेकंड वाला सही है। हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में इन्वायरमेंट ऑडिट पढ़ा था कि अगर आपके ऊपर, अच्छा जरा बताइए तो ये था क्या? हाँ, लेकिन ये इंप्लीमेंट किस पे होता है? ये था क्या एग्जैक्टली ऑडिट का? मैंने आपको समय दिया 30 सेकेंड का, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत दिन हो गए इस गेम के, आप भूल गए होंगे गेम के रूल। उसमें भी ग्रुप 1 करने लगे होंगे तब तो और याददाश्त से चला गया होगा ये रूल। 40 सेकेंड मैंने आपको दिया सोचने के लिए कि इन्वायरमेंटल ऑडिट था क्या, किस चीज के लिए था इन्वायरमेंटल ऑडिट, क्या कहा गया है। इन्वायरमेंटल ऑडिट मेरे पे लगेगा, किस पे लगेगा, इसके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। याद रखिए आप प्रोफेशनल में हैं, राइटिंग जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में, और खास करके वो भी प्रोफेशनल में, कि कैसे आपने चीजों को लिखा है। तो इसमें क्या एग्जैक्टली इसमें निकल करके आ रहा है, सोचने का समय शुरू होता है। अब सोचिए, जल्दी बताइए, 40 सेकेंड सोच लीजिए। जिनको लगे कि सोच लिया बस हाथ उठाइएगा। पहले वाले ही रूल, कोई भाईचारा नहीं, कोई बहनचारा नहीं। लगे सोच लिया तो बस हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है, एक हाथ उठे हैं, ठीक है, अब गिरा सकते हैं, मैंने देख लिया। उल्टा है, पहले क्या होता था, जो गर्दन झुकते नहीं वो काट दिए जाते हैं, और यहां अलग कहानी है, जो हाथ उठते नहीं उन्हें बांध दिया जाता है, जब हाथ ही काम का नहीं। बस एक, चलिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं, बस थोड़ा सा बाकी आगे एनजीटी पे नहीं जाना था। 3 प्रोविजन में से कह रहे हैं कि जो एयर, वाटर या इन्वायरमेंटल, इनसे रिलेटेड अगर कोई चीज आप कर रहे हैं जहां पे ये एक्ट आपके साथ क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, तो आपको इन्वायरमेंटल ऑडिट कराना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा इन्वायरमेंटल ऑडिट होगा, क्या ये कंपनी नहीं है? हाँ जी, ये प्राइवेट लिमिटेड, आईजीपी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आप देखिएगा साइट पे भी दिया हुआ। इसका मतलब क्या जो है हमारे ऊपर इन्वायरमेंटल ऑडिट लग रहा है, इसीलिए क्योंकि हम एयर, वाटर या इन्वायरमेंट में से किसी भी जो है कंप्लायंस के दायरे में नहीं आते हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा तीसरा पेपर है, ये हम बस ग्रुप 2 पूरे के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो है वो कहता है डिस्प्यूट, और ये डिस्प्यूट किसी तरह का हो सकता है। इसमें कंपनी लॉ के डिस्प्यूट हो सकते हैं, इसमें इकोनॉमिक लॉ के डिस्प्यूट हो सकते हैं, इसमें फेमा का डिस्प्यूट हो सकता है। उतना ही नहीं, इसमें इंडियन पीनल कोड भी लगते हैं। अब कहिए सर वो भी आप बताओगे? हाँ जी, वो भी थोड़ा सा बताना रहेगा, क्योंकि क्या आईपीसी के जो है प्रोविजंस नहीं लगेंगे? इस पे लगेंगे। अगर डायरेक्टर्स ने जो है वो जानबूझ करके इंटेंशनली फ्रॉड किया है, तो फिर वैसे केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बाद लगेगा ना आईपीसी। तो जितने भी तरह की जो है वो कहिए विवाद, डिस्प्यूट, जैसे अभी आप देख लीजिए किंगफिशर के केस में, नीरव मोदी, किंगफिशर, एक दो है, क्या है जो किंगफिशर वाले का नाम क्या है, विजय माल्या। विजय माल्या, बड़े लोगों के नाम बोलते हो तो मेरे जवान थोड़े लड़खड़ा जाते, गरीब आदमी ना, पैसे उसे की बात ज्यादा आती है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब है, इन सब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, ये क्या पर्सनल डिस्प्यूट है? उन सब के ऊपर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट चल रहा है, कंपनी के ऊपर है, कंपनी ने ऐसा किया। अब कंपनी ने किया तो हमें कॉर्पोरेट वेल को क्या करना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा, तब जाकर के उसके भीतर से इन चोरों को निकाला गया।
या नहीं बोलना चाहिए, कहीं पे मानहानि का मुकदमा ना कर दे। क्योंकि अभी राहुल गांधी हमारे दो जगह से जो है जमानत लेते फिर रहे नहीं है, अभी बिहार से उनको जमानत में, फिर सूरत गए हुए हैं, पता है आपको, बेल लेने के लिए। वो जो नहीं लगाए थे कि मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, उसको लेकर के जो है वो पिटीशन फाइल कर दिया गया था। तो वहां पटना हाई कोर्ट से तो मिल गई जमानत, 10,000 का बॉन्ड उनको भी भरना पड़ा। देखिए लॉ क्या चीज है, तब जाकर के जमानत मिली। जब तक अब इल्जाम साबित नहीं होता है तब तक वो बड़ी है, लेकिन केस लड़ना पड़ेगा। सूरत में भी एक फाइल हुआ है तो वहां भी जाएंगे। तो इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा ऐसा कोई भी चीज, मैं तो गरीब आदमी, वैसे तो 10,000 क्या 10 रुपया ना निकले, बाकी चीज आपको पता ही है। तो इसीलिए कह रहे कि वो भी आपका क्या हुआ, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हुआ। लेकिन जब उसे हटाया गया कॉर्पोरेट वेल को, तब जाकर के उनके पर अलग से भी पर्सनल लगा। तो इंडियन पिनल कोड भी यहाँ लगेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ बहुत कुछ पढ़ना रहेगा, लेकिन अगर हम ये दोनों पढ़ लेंगे 4 और 5, यानी क्या, सीआर और डीडी से अगर हम बहुत चीज पढ़ लेंगे तो कम से कम डिस्प्यूट का यहां आप समझ लीजिए कि तकरीबन 80%। सीआरडीडी का मतलब हो गया कि मैं ईसीएल वगैरह पे, क्योंकि डीडी पढ़ाते वक्त मैं उधर जाऊंगा ही, किधर जाऊंगा, सिक्योरिटी लॉ में और इकोनॉमिक लॉ में। तो हमारा 80% कवर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर 20%, 20% प्रोसीजर हुआ कि डिस्प्यूट को जो है वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। एनसीएलटी के बारे में, एनसीएलटी के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, इसमें जो है वो कैसे अपीयर होते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा है। यही प्रोसीजर तो बताया, क्योंकि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जाता है ज्यादा कहाँ, एनसीएलटी। हाँ, अगर कुछ ऐसे केसेज है जिनके जहां आईपीसी लग गया तो फिर हाई कोर्ट वगैरह भी वो जाएगा। तो सारे के सारे जगह इसमें कवर हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये कोर पेपर है, जान है कहिए तो पूरे के पूरे सीएस प्रोफेशनल का। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे जो है वो कोई टैक्स नहीं पूछने वाला। आप कहिए सर आप नहीं पढ़ाते इसीलिए बोलते हैं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं गलती से चार्टर्ड भी हूँ, चार्टर्ड ऐसा है वो भी लंदन से किया, तो मेरे लिए तो एमबीए फाइनेंस भी हो, तो मेरे लिए तो जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट उतना ही जो है वो थ्योरी। मैं तो बस सीएस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि सीएस पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम जब सीएस से पूछते हैं तो यकीन मानिए टैक्स नहीं पूछते हैं, ना ही सीएस से जो है हम अकाउंट्स पूछते हैं। क्यों पूछें, इसीलिए क्योंकि हम उनको उसके लिए रख ही नहीं रहे हैं। तो जिसके लिए रख ही नहीं, हाँ ऐसे मजाक मजाक में पूछ दिया तो वो तो कुछ भी पूछ देते हैं। वो तो ऐसे ही हालचाल भी पूछ देते हैं कि क्या खाया क्या पिया, क्या खिलाने पिलाने वाले रहते हैं जो पूछ देते हैं। तो ये आपका जो है वो कोड रहेगा, यहाँ बहुत ध्यान देना रहेगा। इसके अलावा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉ वगैरह ग्रुप 3 तो अभी बात नहीं करते, जब कभी शुरू करेंगे उसके बाद तब बात करेंगे। तो 2 में मेरे कहने का सेंस ये है कि जब तक हम इस 5 को यानी कि सीआर के उस पोर्शन को नहीं कर लेते हैं जिसका हमें आगे जाकर के ऑडिट करना है। ऑडिट का मतलब होता है किसी काम को करने के बाद गलती ढूंढना, और ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है काम करने से पहले सारे प्रोविजंस चेक कर लेना कि सारे प्रोविजंस हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक ही बताइए, ये दोनों चीज प्रोविजन से ही तो निकल के आता है। अगर आपको जो है वो सारे प्रोविजन आईपीओ के पता है, तो जब पब्लिक इशू करना रहेगा उसका ड्यू डिलिजेंस आप करने जाइएगा तो क्या देखिएगा कि ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जब आप ऑडिट करने के लिए जाइएगा तो क्या देखिएगा कि इस कंपनी ने जो पब्लिक इशू कर लिया उसने इन कंडीशंस को फुलफिल किया या। तो एक जो है वो कहिए प्रिकॉशन है, और एक जो है वो पोस्टमार्टम है। एक जो है कहता है गलती ना हो इसके लिए ड्यू डिलिजेंस, और एक कहता है कि ढूंढो गलती, वो है आपका ऑडिट। यही तो आपका पेपर है, देखिए ना, ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। ये पोर्शन सिर्फ कंप्लायंस मैनेजमेंट कहता है, एमआईएस जैसी बात है कि कैसे ये होता है। आपका मतलब समझिए कि काम करने से पहले ड्यू डिलिजेंस, करने के बाद, और ये दोनों निकल के आता है किससे, प्रोविजन से। तो वही प्रोविजंस का मेजर पार्ट मर्जर अमलगमन का प्रोविजन, टेक ओवर का प्रोविजन, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग यानी बायबैक वगैरह के प्रोविजन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इतना अगर हम कर लेंगे तब ना हम वहां जाएंगे तो इनके प्रोविजंस को पढ़ना नहीं रहेगा, और उसके अलावा जो होंगे वो तो फिर देखेंगे ही। तो इसीलिए हमें पहले हमला कहां करना पड़ेगा, क्या करें, हम एक एक चैप्टर सबका पढ़ना शुरू करें? मेरे लिए तो सब में एक ही टाइम लगेगा। एक एक चैप्टर एक साथ करेंगे तो भी उतने ही दिन में खत्म होगा। और अगर जो है मैं पहले शुरू करूंगा सीआर और उसको पहले मैं आगे लेकर के तो भी उतना ही टाइम लगेगा। तो पहले किसको लेकर के हम लोग चलेंगे, सीआर को लेकर के चलेंगे। और सीआर का 50% जब मैं करूंगा तब जाकर के हम हमला कर पाएंगे कहां,
हाँ, कुछ टॉपिक हैं ऐसे जहां पे हम कर सकते हैं हमला, तो देखेंगे वो सुटेबिलिटी। लेकिन पहले थोड़ा एक में अगर चलेंगे, थोड़ा फोकस रहेगा, थोड़ा ग्रीफ आएगा, थोड़ा राइटिंग वगैरह, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इसमें बहुत अच्छी राइटिंग के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खूंखार हो गया आपका इंस्टीट्यूट। यकीन नहीं है, अब कैसे बोलो यकीन नहीं है, क्योंकि आप तो एग्जीक्यूटिव देख के आए हैं, तो यकीन तो पूरा हो गया होगा। और प्लस सीनियर्स का हाल भी देख रहे होंगे, कहानी तो ऐसे ही आप सुनते होंगे, और पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही आपको मजा आता है। तो जब सब कुछ करने के बाद आपको वैसे ही सारी सच्चाई पता है कि स्थिति क्या है, मैं आपको किसी खुशफहमी में नहीं रख रहा हूं। ये नहीं कि मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए जो है वो खूब इसको पढ़ो, नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। आपको अगर आज भी लगता है कि सीएस कोई से मेरे लिए सुटेबल नहीं है, कुछ और है, तो अगर उसमें मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, बोलूंगा मोस्ट वेलकम, आप कीजिए। लेकिन अगर आप सीएस ही करना तय कर चुके हैं, तो इंस्टीट्यूट लेवल नीचे नहीं करेगी। आपको क्या करना है, आपको उस लेवल पे जाना है, और उस लेवल में सबसे खतरनाक उनका राइटिंग लेवल है। जनरल क्वेश्चन इतना पूछते हैं, जिन लोगों ने ग्रुप 1 दिया है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जैसे लगता है कि पूछ क्या रहे हैं। गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात का होता है कि पढ़ा तो है पेपर, और खास करके तब जब आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, पूरा दम लगा करके पढ़ते हैं, एकदम शिद्दत से पढ़ना जो होता है। एक होता है कि बच्चा ही फांकीबाज है, नहीं होते हैं नालायक जैसे, आप नहीं होंगे, मैं अपने जैसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। और एक होता है कि नहीं, पूरा दम लगाया, और उसके बाद कभी कभी होता है कि आपने बहुत पढ़ा, सब पढ़ा, कहीं कमी नहीं छोड़ी, मौज मस्ती भी बहुत तक छोड़ दिया, पढ़ाई से किसी तरह का बेईमानी नहीं किया। अब जब क्वेश्चन देखते हैं तो आता है गुस्सा। गुस्सा तो मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड कह रहा हूं, देने का कुछ और मन होता है आपको, तो जी चाहता है एक से एक अच्छे लेवल का दें, जिसने क्वेश्चन क्या किया होगा, सेट किया होगा कि दिया क्या है। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये है हर एक जगह अब पढ़ते वक्त हमें यही करना है कि इससे कितने जो है वो इस लेवल के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। अगर ये पढ़ते वक्त रेज आप नहीं कर पाए तो यकीन मानिए रिवीजन करते वक्त नहीं हो पाएगा। आप जो सोचें कि सर एक बार पढ़ लेते हैं और रिवीजन करते वक्त देखें कि यहां से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, वाह, कम से कम मुझ पे ना तो अपने होनहारी पे तो भरोसा कीजिए, आप क्या चीज अपने बारे में तो पता होगा। पढ़ते वक्त ही हमें हर चीज पे क्या करना रहेगा, क्वेश्चन जो है वो निकालना रहेगा। तो हम पहले शुरू करने क्या जा रहे हैं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा ग्रुप 2 का पूरा मैंने आपको बता दिया। पहले कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को हम क्या करेंगे, पहुंचाएंगे एक लेवल तक, और उसके बाद जो हमें सबसे कंफर्टेबल लगेगा जोन, जो इतने के बाद कर सकते हैं, वो पोर्शन डीडी का शुरू करेंगे। और तब हम ऐसे करके बढ़ेंगे, और तब जब हमें लगेगा कि अब हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के सिचुएशन में आ गए, मतलब अब हम प्रोसीजर में क्या कर सकते हैं, इन कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा ना, थोड़ा सा एनसीएलटी का प्रोसीजर सीआर में बताऊंगा, तो जब थोड़ा पढ़ लीजिएगा तब और क्यूरियोसिटी जनरेट होगा। थोड़ा आपको आईआरपी के बारे में बताऊंगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो मैं बताऊंगा मतलब दिया हुआ है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा होने लगेगा तब आप कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, ये सब कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ही तो है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये भी सब उसी का पार्ट हो जाता है। तब उसका कहिए तो माहौल बन करके तैयार होगा, और तब हम उसे पढ़ेंगे। तो फाइनली सीआर पे हम क्या करने जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं। तो हम ग्रुप 2 के लिए बात कर रहे थे। ग्रुप 2 में हमने कहा कि पहले हमला हम किस पे कर रहे हैं, सीआर पे। आइए अब जरा सीआर में देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सीआर जो आपका पेपर है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते थे, अगर एग्जीक्यूटिव याद हो, नहीं तो फिर याद दिला देता हूं कि सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं अपने जो है सब्जेक्ट को अच्छे से जानिए, और सब्जेक्ट को हमेशा मैं दुश्मन ही बोलता हूं। क्योंकि पता चला कि दोस्त के बारे में थोड़ा नहीं पता है, कोई बात नहीं, दोस्त ही तो है, लेकिन अगर दुश्मन के बारे में चूक हो गई तो पता नहीं कौन सा वेपन जो है हमला कर दे, क्योंकि आपने तो पता ही नहीं कि उसके पास क्या क्या है। आपने तो सोचा बस वो ऐसे ही घूमता हुआ आ रहा है, और जब वो नजदीक आया तो जो है वो आराम से निकाला, ले अब तू खा। तो इसीलिए दुश्मन के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। मैंने इसलिए बोला ये दुश्मन आपका है। ये दुश्मन के दो पार्ट, एक जो है वो पार्ट 1 और एक हमारा जो है वो पार्ट 2। पार्ट ए कहिए, बी कहिए, पार्ट 1 कहिए, पार्ट 2 कहिए, इसमें कोई जो है वो टेक्निकलिटी नहीं। हाँ, दोनों ही पार्ट जो है वो कितने कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। लेकिन ये पार्ट जो है, ये जो है वो आपका दम निकाल देगा। मत बोलिएगा सर डराने के लिए बुलाए हो या पढ़ाओगे, नहीं, पढ़ें इसके लिए आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए। हाईली कॉम्प्लिकेटेड, हाईली कॉम्प्लिकेटेड, हाई कोर्ट नहीं है, हाईली क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ये सब्जेक्ट है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं बताता हूं।
इस कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा तो मैं आसान कर दूंगा कि इतने चैप्टर को मैं बदल दूंगा 3 चैप्टर में, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे ही कम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मैंने इसलिए बोला कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें क्वेश्चन इंप्लाइड पूछते हैं, और इसका जितना सिलेबस आपको दिखेगा उससे बहुत ज्यादा जो है वो छुपा हुआ है। इसका मतलब है स्टडी मैट भले आप पूरा चाट जाएं, फिर भी क्वेश्चन आपसे बाहर रहेगा। आपके सर ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन लेकर के आइएगा और मुझे स्टडी मैट में बस दिखाते चलिएगा कि कहां कहां है, और उसके बाद मैं आपको जो है वो दिखलाऊंगा कि स्टडी मैट के इस पार्ट से ये क्वेश्चन डिराइव हुआ है। आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि बहुत सारा पोर्शन जो दिख रहा है उसके अलावा भी है। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी टॉपिक में अगर कहीं पे एक छोटा सा वर्ड बोल दिया एफडीआई, अब मुझे क्या बताए एफडीआई छोटा है, उसने एफडीआई पे 2 लाइन बोल दिए। अब इसका मतलब एफडीआई के सारे चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उससे वो कोई भी चीज पूछ सकते हैं एक लेवल तक जाकर के। उन्होंने बोल दिया ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल नहीं, जो आज हो रहा है, होने वाला है, शुरू हो गया होगा ना। अच्छा, जहां से मैच खत्म हुआ लेकिन वहां से शुरू हो रहा है, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। कल मैं थोड़ा दुखी हो गया था। डकवर्थ लुईस नियम जब देखा तो जैसे आपको गुस्सा नहीं आता है कि किसने क्वेश्चन ये सेट किया होगा। आप देखते हैं टीचर कभी भी बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं रह पा रहा है, मतलब जो कहीं ना कहीं किसी जगह जुड़ा हुआ है। इतना इनडायरेक्ट गाली पड़ती, इतनी इनडायरेक्ट बद्दुआएं पड़ती है कि जिसने भी इस तरह का काम किया हो ना, कीड़े पड़े उसे, तरफ तरफ के वो मरे। तो कल ऐसे ही मैंने जो है वो बद्दुआएं दी थी कि जिसने ये डकवर्थ लुईस नियम निकाला होगा, अगर आज उस नियम से मैच होगा तो वो आज के आज मर जाए। मैं तो आपसे भी एक लेवल आगे चला गया था। क्यों? इंडिया को बनाना था। उन्होंने 46 ओवर में 211 बनाया। इनको जो है वो कहा गया कि आप जो है वो 40 ओवर में अगर मैच होता तो उनको 46 ओवर में 233, उससे भी ज्यादा, 40 ओवर में जितना मतलब जितना इन्होंने बनाया उससे भी ज्यादा और ओवर उससे भी कम। पूरा उनका देखा था जो टेबल दिया था। कमाल का वो नियम है। हालांकि मैं क्रिटिसिज्म करने वाला कौन होता, उसका कुछ रूल वगैरह होता है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं आया। बात बस इतनी है। वैसे ही जैसे जो है वो आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम में वही होता है जो क्या होता है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया, भले कितना भी बद्दुआ दे दीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे आपका जो है जो क्वेश्चन होते हैं, किस पोर्शन से, इस पोर्शन से। फिर मैं आपको बताऊं, इस पोर्शन से जो क्वेश्चन होगा वो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। इसका मतलब ये थोड़ा है कि बिना पढ़े नहीं छूटेगा, लेकिन अगर पढ़ा दिया तो प्राइम फेसिया छूटेगा नहीं। एकदम पिक कर लीजिएगा, बड़े आराम से पिक कीजिएगा। लेकिन ये इसमें बहुत दम लगाना रहेगा, बहुत इसमें टेक्निकलिटी है, बड़े अप्लाइड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कोई बात नहीं है, जो जितना जैसा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, उतना ज्यादा क्या करेंगे, दम लगाएंगे। तो ये जो है आपके जितने पेपर हैं, इसमें एक एक के नाम बोलने की बजाय मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 3 मेजर चैप्टर हैं। एक मर्जर एंड अमलगमेशन, दूसरा टेक ओवर, और तीसरा फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें बायबैक और रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है। मतलब सही में बोले तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है, सिर्फ बायबैक समझिए, क्योंकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल 2 पेज है। मतलब रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए जो बस 3 लाइन का एक सेंटेंस है, कंप्लायंस, मतलब क्या क्या परमिशन लेना है, एसआर दिस पर एनसीएलटी अप्रूवल, और उसके बाद जो है वो 2 पेज का प्रोसीजर, बस हो गया खत्म। लेकिन फिर ये बायबैक में देखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ा है ना आपने बायबैक एग्जीक्यूटिव में, देखिएगा यहाँ पे भी। और मैंने आपको वहां बोला भी था कि कुछ टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव में मिलिए प्रोफेशनल में, उसके लिए 2 कंडीशन था। एक तो मैं जिंदा रहूं और आप जो है वो पहुंच जाए। आप तो पहुंचते ही, गलती से मैं भी जिंदा रह गया। तो इसीलिए जो है यहाँ पे देखिएगा उन्हीं चीजों को कैसे हम एक्सपैंड करेंगे, कि वो कैसे जो है वो सारी चीजें जो बायबैक आप सिर्फ सुनते थे कि ये कंप्लायंस पूरा करना, देखिए उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं। मतलब जहां तक विजन भी नहीं जा रहा है वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये 3 चैप्टर आपको जो है वो कितने मार्क्स के लिए है, 50। और इसी में जितने भी चीजें वो देखिए कहां पहुंचेगा, मेरे अकॉर्डिंग वो यही पहुंचता है। एक छोटा पार्ट अगर आप कहना चाहें वैल्यूएशन तो कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं इसको भी कहां मानता हूं, मर्जर अमलगमेशन। तो अब देखिए, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशन ऑफ कंपनी बिजनेस। कम वक्त पहले तो नाम ऐसा दिया हुआ है कि उसको समझने में दिक्कत। ये है टेक ओवर, मतलब इसका जो है वो आसान नाम क्या है,
टेक ओवर। और ये जो है वो आपका मर्जर अमलगमेशन में जो मैं बताऊंगा, मैं 1 कर रहा हूं, ये 2 है। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, ये सब मेरा 1 में रहेगा। देखिएगा ना, मैं कहानी में जब बताऊंगा तो मेरे में कैसे प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एक टॉपिक आएगा, ये एक चैप्टर है, मेरे में क्या आएगा, एक टॉपिक में जो है ये कवर होगा। प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन ट्रांजेक्शन, ये भी क्या हो गया 1। डॉक्यूमेंटेशन मर्जर एंड अमलगमेशन, ये भी 1। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एसेट्स फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसको भी मैं मानता हूं किसका पार्ट, मर्जर अमलगमेशन। ये मर्जर अमलगमेशन और ये दोनों का पार्ट होता है। रीजन ये है कि वैल्यूएशन का मतलब है कि आप किसी कंपनी को मर्ज करने जा रहे हैं या किसी कंपनी को टेक ओवर करने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कंपनी को आप अपने में मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, बड़ा वर्ड नहीं यूज करते, मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर नहीं यूज करते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल पर इतना तो समझ सकते हैं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में जाके मिल गई, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को कह रही कि मेरे में मिल जा, या मैं तुझे खरीद लूंगा, ऐसा कुछ भी बोलेगी, तो क्या आप बिना दाम जाने हुए ये काम करेंगे? दोनों के लिए दाम जानना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं कि ये मैं जो है वो बेचना चाहता हूं, तो ऐसे केस में मुझे बताइए कि ये मैं बेचना चाहता हूं, इस केस में इसका वैल्यू किसके किसके लिए जरूरी है? मेरा मान लीजिए मोबाइल, मैंने बोला ये मैं बेचना चाहता हूं, बड़े मुश्किल से मेरे पास ऐसे मोबाइल है, आपने तो मेरे दिन देखे हैं कि जब मेरे पास कौन से मोबाइल थे। हाँ जी, तो अब ये आ गया क्योंकि सबने कहा कि बच्चों के साथ जुड़ना है, ये करना। आप देखते हैं कितना जल्दी मैंने व्हाट्सएप पे आपको कैसे भेज दिया था, फट से मैंने भेज दिया था नोट्स। पहले जो है मैं बोलता था मेल करो, तो किस पे जा सकता है, सिर्फ मेल पे जा सकता है। तो अब मैंने कहा कि ये मोबाइल मुझे बेचना है। अगर मैंने कहा ये मोबाइल बेचना है, तो इसके लिए किन किन लोगों को इसका वैल्यू जानना जरूरी है? खरीदने और बेचने वाले, मेरे लिए भी जानना जरूरी है कि इसकी कीमत कितनी है। कहीं ऐसा ना हो मैंने क्या कर दिया, सस्ते में बेच दिया। और अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करेंगे? भाई आपको भी तो वैल्यू पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ता का माल मैं क्या कह रहा हूं, महंगे में बेच रहा हूं। प्लस एक चीज याद रखिए, सिर्फ मोबाइल का नहीं, इस मोबाइल का वैल्यू जानना जरूरी है। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। मोबाइल का वैल्यू, इस मोबाइल का कितने दिन चला है, कैसे मैंने इसको हैंडल किया, आज इसकी क्या कीमत है। वैसे ही तो कंपनी है, एक कंपनी ए है, वो दूसरे कंपनी बी को जो है वो कहता है कि वो एक्वायर कर लेगा। तो भाई एक्वायर करेगा तो उसके शेयर्स वगैरह लेंगे, भाई पता तो कर लो कितने की लायक ये कंपनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसके लिए ज्यादा दे दिया। कभी कभी नहीं होता है, आपको जमीन का दाम नहीं पता रहता है, बाद में अफसोस करते हैं। और हमेशा ये सौदा कराएंगे आपके जीजा जी और फूफा जी जैसे लोग। और आप जब उनपे, इसीलिए क्योंकि आप जल्दी जो है वो उनको कुछ बोल नहीं सकते ना, उस समय बोल सकते थे, क्योंकि अगर उनके कहने पे जमीन नहीं लिया तो वो तो जो नाराज होंगे होंगे, मम्मा ज्यादा नाराज होंगी। मेहमान थे ना, मेहमान की बात नहीं मानी। अच्छा, मेहमान बोले सूली पे चढ़ जा तो चढ़ जा, तो उनकी बात नहीं मानी। बाद में भी कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू नहीं पता किया, बस क्या बोल दिया, जीजा जी ने फूफा जी ने, ले ले ये जमीन, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। क्या होना चाहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा मतलब पता तो कर लो कितने वैल्यू का है, फिर देखना इससे बेहतर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बाद में आपको अफसोस। वैसे ही कहा गया कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, तो कुछ तो पे करेगी, तभी तो उस कंपनी को अपने साथ मिलाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्यादा हो, या बेचने वाले को ना लगे कि उसने क्या कर दिया, कम में बेच दिया। इसी के लिए वैल्यू निकाला जाता है। तो मुझे बताइए, वैल्यूएशन टेक ओवर का भी पार्ट हुआ और मर्जर अमलगमेशन का भी, क्योंकि जब आप मर्जर अमलगमेशन करने जाएंगे तो भी करेंगे। जो कंपनी एक्वायर करे वो भी, जो एक्वायरर है वो भी, दोनों करेगी। टेक ओवर में भी होगा, मर्जर अमलगमेशन, अमलगमेटिंग कंपनी भी करेगी और अमलगमेटेड कंपनी भी करेगी। जिनको मिलना है वो भी तो, कि मेरी कीमत इतनी है, जो मिला रहा है वो बोलेगा तेरी कीमत इतनी नहीं है। तो सही में बोला है तो ये कोई चैप्टर नहीं, ये इसी दोनों का क्या हो गया, पार्ट हो गया मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो है ही चैप्टर लिखा हुआ, इसलिए मैंने लिखा कि ये 1 और 2 दोनों का। अकाउंटिंग इन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये आपका जो है वो 1 का, यानी ये मर्जर अमलगमेशन में बताऊंगा। टैक्सेशन स्टाम्प ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, ये भी बताऊंगा 1 में। कंपटीशन एक्ट, ये भी 1 में। यहां कंपटीशन एक्ट किसके अकॉर्डिंग है पता है? कंपटीशन एक्ट्स रेलिवेंसी इन केस ऑफ मर्जर अमलगमेशन। और कंपटीशन एक्ट मैंने आपको बताया है, अगर आपको ध्यान हो, एग्जीक्यूटिव में। अब आप ये मत बोलिए सर आप ये चीज सिर्फ भूल जाओ कि हम और आप कभी एग्जीक्यूटिव में मिले थे, फिर कुछ करो तो फिर ज्यादा मजा है। तो एग्जीक्यूटिव में याद कीजिए, हम लोगों ने एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर पढ़ा था, अगर ध्यान हो, एक यूनिट में।
नहीं, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पहले एमआरटीपी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर क्या पढ़ा था, कंपटीशन है। उसमें अगर आपको एक प्रोविजन याद हो कि दो कंपनी जब आपस में मिलती है, थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह पढ़ा था, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो उस केस में फाइन पेनल्टी जैसा चीज था। यही तो है, क्योंकि कंपटीशन एक्ट कहता है कि कंपटीशन पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो दो कंपनी अगर आपस में मिल जाएगी तो वो चाहे तो बुरा प्रभाव डाल सकते हैं या नहीं। इससे रिलेटेड एक आरटीपी भी हमने पढ़ा था, रुकिएगा, बोलिएगा नहीं। इससे रिलेटेड जब हम आरटीपी पढ़ रहे थे, एमआरटीपी एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन उसका यूज था कहां, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कंपटीशन एक्ट में, इसलिए हमने आरटीपी पढ़ा था। और आरटीपी के हमने टाइप्स पढ़े थे, उसमें से एक टाइप्स था जहां पे ये हिट करता था, उसका नाम बताइए। एक खास तरह का टाइप था जो आरटीपी के दायरे में आता था, बिजनेस करने के उस तरीके को आरटीपी कहते थे। फिर से नहीं आई, आरटीपी का नाम, आरटीपी का नाम, वो तो आप चले गए कंपटीशन एक्ट के, कंपटीशन एक्ट पे ही रह गए। मैं तो कंपटीशन एक्ट से थोड़ा आरटीपी पे ले जा रहा हूं आपको। एक, हाँ कुछ कुछ जा रहा है, लेकिन फुल लाइन फोर्सिंग नहीं था, दूसरा टाइप और था। अरे बॉस, मर्जर अमलगेशन पढ़ रहे, इससे रिलेटेड वाला कुछ याद नहीं आ रहा है। कितने आरटीपी आपको याद हैं? रिफ्यूजल टू डील आरटीपी था, एक्सक्लूसिव डीलिंग था, उसका यहां यूज है नहीं। मदद कर देता हूं या ना करूं, खुद कर लेंगे। इसके बाद हमारा था फुल लाइन फोर्सिंग और टाई अप सेल, उसका भी पार्ट नहीं है। अब उसका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन और कंसर्टेड एक्शन, यही है कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन एंड कंसर्टेड एक्शन, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि सेलर्स के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। याद अगर हो, पेन का बतलाया था, एक रेनॉल्ड्स पेन, लिंक पेन, सेलो पेन, वो कंपनी आपस में मिल गई और कहती कि हम सब मिल जाते और मनचाहे दाम पे बेचेंगे। इसीलिए कंपटीशन एक्ट में कहा गया कि ये तो देखो, इस मर्जर अमलगमेशन का जो है वो बैड असर किस पे नहीं आना चाहिए, कंपटीशन पे। कहने का मतलब है कि यहां पे जितने भी चीज मर्जर अमलगमेशन से रिलेटेड होंगे, उन सबके लिए हम क्या करेंगे, उन सबके लिए बेसिकली प्रोविजंस पढ़ेंगे। यानी कि इनकम टैक्स के प्रोविजन, तो क्या मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा? नहीं, सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा टैक्स के प्रोविजन जो किसको हिट करता है, मर्जर अमलगमेशन को। कंपनी लॉ में बताऊंगा, लेकिन कंपनी लॉ के सिर्फ वो प्रोविजन जो किसको हिट करता है, मर्जर अमलगमेशन को। उतना ही नहीं, एलओडीआर भी बताऊंगा यहां, भले यहां पे नहीं है लेकिन वो भी इनडायरेक्टली है। एलओडीआर का वो प्रोविजन जो मर्जर अमलगमेशन को हिट करता है। आपके सर कैसे हिट करेगा जरा बताना। कंपनी लिस्टेड हुई तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हिट करेगा या नहीं करेगा, तो वो भी देखना रहेगा। फेमा के प्रोविजन जो सिर्फ इसको क्या करेगा, हिट करेगा। आप कहेगा ये फेमा का प्रोविजन कहां से आ गया, तो यहां फेमा के जो है बेसिकली वो प्रोविजन होंगे। अगर सोचिए कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर हो रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर तो हमें ध्यान है, यानी कि एक इंडिया में और एक इंडिया से। मुझे बताइए कहीं फॉरेक्स आएगा जाएगा या नहीं, तो कुछ तो बोलेगा फेमा। याद कीजिए, फेमा का यही कहना था कि अगर इन जनरल फॉरेक्स इन्वॉल्व हुआ तो मुझे कुछ कहना है, इसी पे तो वो आया था। तो ये भी देखिए, क्रॉस बॉर्डर मर्जर आ गया, तो ये भी मेरे लिए किसका पार्ट, फास्ट ट्रैक मर्जर, ये साफ साफ मर्जर ही है। अपीयरेंस बिफोर एनसीएलटी और एएलटी, ये इसीलिए क्योंकि मर्जर अमलगमेशन का स्कीम कहां जाएगा, एनसीएलटी जाएगा। पहले नहीं जाता था, पहले हाईकोर्ट जाता था, अब आप एनसीएलटी के रिजाम में आ गए, और इसी एनसीएलटी पे आपका सारा रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट जो है वो बेस्ड है। तभी ना मैंने बोला कि ये सब जब थोड़ा थोड़ा फील आने लगेगा, जब सब कुछ जानने लगेंगे, तब लगेगा कि हाँ सर, अब तो आधा रिजोल्यूशन, तो आधा डिस्प्यूट तो आप रिजॉल्व कर लेंगे इसको डीडी को पढ़ते पढ़ते। वहां तो बस समझिए कि हमारा खाना पूर्ति हो जाएगा और उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंपाइल कर देंगे। तो चलिए, ये भी हमारा इसका पार्ट। रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ ए स्कीम, मर्जर अमलगमेशन के स्कीम के बारे में कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे सारा का सारा कुछ, अच्छा ये जो है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, आपके सर बायबैक तो आया ही नहीं। ये जो है यहाँ पे आपका जो है वो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का ये है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में ये है, यहाँ पे इसमें बायबैक आपका है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक टाइप क्या है, मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर, बायबैक। तो यहाँ पे उन्होंने बायबैक और रिडक्शन ऑफ कैपिटल बतलाया है, जो कि मेरा थर्ड हो गया। तो देखिए ये 1 2 3 में ही तो सब बदल गया। और मैक्सिमम देखिए क्या लिखा हुआ, ये देखिए 1 नहीं ज्यादा लिखा हुआ है, मर्जर अमलगमेशन, तो टेक ओवर,
सबसे बड़ा है मर्जर अमलगमेशन, उसके बाद टेक ओवर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मर्जर अमलगमेशन सबसे बड़ा, फिर टेक ओवर, सबसे छोटा जो है वो बायबैक है, सबसे छोटा इन तीनों में। आप कहिएगा तो सर ना छोटे पे हमला कर रहे हैं ना बड़े पे, करें हमला किस पे? तो हमला तो करेंगे, देखेंगे टेक ओवर से हमला शुरू करेंगे, क्योंकि टेक ओवर का मतलब ही हमला होता है, और हम लोग भी कहां से हमला करेंगे? टेक ओवर से ही करेंगे। तो देखिए फिलहाल पार्ट ए हमने देखा कितने मार्क्स के लिए? 50 मार्क्स के लिए। कहीं नहीं लिखा हुआ किससे कितना आएगा। आपको अगर लगेगा सर इसका मतलब है मर्जर अमलगमेशन से तो 30, इन दोनों से 10-10, जी नहीं, हो सकता है कि टेक ओवर से जो है वो 40, मर्जर अमलगमेशन से 5, और 5 जो है वो बायबैक से, पॉसिबल। इतना तो उनको नहीं करना चाहिए त्रासदी, लेकिन वो कर सकते हैं। इसीलिए हम टेक ओवर को भी उतना ही पढ़ेंगे, बायबैक को भी उतना ही पढ़ेंगे, और मर्जर अमलगमेशन में तो इन्होंने खुद भी कुछ नहीं छोड़ा है। तो मर्जर अमलगमेशन इसलिए सब कुछ ज्यादा आता है कि मर्जर अमलगमेशन हर एंगल से आपको देखना रहता है कि मर्जर अमलगमेशन के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस करने होंगे। तो 3 चैप्टर ध्यान रहेगा, मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर, और कहिए फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर यानी बायबैक, जिसके भीतर रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी। तो ये 3 पढ़ लिया तो 50 मार्क्स, और इस 3 के बिना गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यही 3 मेजर चीज घूमता रहता है। इसके बाद जो आपके 50 मार्क्स के पोर्शन है, ये जो 50 मार्क्स का पोर्शन है, ये पोर्शन जो है रिलेटिवली आसान है। ये कहानी ही है बुरे वक्त की। बुरे वक्त, कंपनी के बुरे वक्त आने का मतलब है कि स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे केस में जो है वो क्या, कंपनी ने कहीं से पैसे लिए और उनके पैसे नहीं दिए, आपके ऊपर पहले रिवाइवल का प्रोग्राम चलाया जाएगा। यानी कि लोग कंप्लेन करेंगे तो कहा जाएगा कि कुछ करो जिससे कंपनी बच जाए। कहा क्यों भाई? कंपनी क्या आपका रिश्तेदार है? वही ऐड केबल वाला क्या आपका रिश्तेदार है? वो नहीं आता है कि कुछ दिन के लिए तेरी दीदी को बदल सकते हैं? देखा है वो ऐड आप लोगों ने? अच्छा, एक ऐड आता रहता है, उसमें एक बंदा आता है और कहता है कि जीजा जी, वो केबल ऑपरेटर थे, कुछ दिनों के लिए ये क्रिकेट चैनल लगा दो ना, क्योंकि अभी मैच चल रहे हैं। तो बोला देख भाई, मन इतना चंचल नहीं करते हैं, जो चल रहा है वो चलने दे, ये बदला बदली ठीक नहीं होता है कुछ दिन के लिए, कभी ये बदल लिया बस कुछ ही दिन के लिए। तो उनके जिया जी बोलते कुछ दिन के लिए तेरे दीदी बदल सकते हैं? तो बोलता है नहीं। तो उसमें ऐड दिखलाता है कि केबल वाला इनका मतलब क्या है, रिश्तेदार है। वो टाटा स्काई और इन सब का दिखलाता है कि जब मर्जी पिक किया, जब मर्जी क्या कर दिया। आ गया ना आजकल ये फैसिलिटी। अच्छा, नहीं देखें आप लोग? देखें, आप अपने मर्जी से चुन सकते हैं। आपको 2 दिन भी नहीं देखना है, 2 दिन के लिए उस चैनल को हटा दीजिए, 2 दिन के लिए उस चैनल को ले लीजिए, आप उसके पैसे दीजिए। तो ऐसे करके सिस्टम आ गया है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो भी यहाँ देख रहे हैं, इंसॉल्वेंसी, कहा गया कि इंसॉल्वेंसी का मतलब बुरे समय को लेकर के है। कहा गया कि पहले अगर कंपनी की बुरी स्थिति आई तो कंपनी को बचाओ। क्यों बचाओ? उसका मैंने आपको जो है वो कहा कि क्यों बचाओ, इसलिए नहीं कि वो रिश्तेदार है, इसलिए बचाओ क्योंकि अगर कंपनी डूबी और भी बहुत सारा चीज नुकसान होगा। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या कहिए एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा जो है और भी सिचुएशन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसा चीज को हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उस केस में इग्नोर भी कर देते हैं तो क्या सिचुएशन आ सकता है? तो एक सिचुएशन आ सकता है, और वो सिचुएशन है कि वो कंपनी जो सामान बनाती होगी, वो कंपनी जो सामान जो है वो बनाती होगी, कहा गया कि वो सामान जो है वो मार्केट में उसकी क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। यानी कि जो सामान वो कंपनी बना रही होगी, कौन सी सामान कंपनी बना रही होगी, कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बना रही होगी या सर्विसेज दे रही होगी। तो कहा गया कि उसका क्या हो सकता है, उसका जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान हो सकता है। तो कहा गया कि सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, मेन बोर्ड दीजिए। स्टूडियो। अब देखिए, कहा गया कि इसमें जो है वो नुकसान क्या होगा। कहा गया नुकसान ये होगा कि जो सामान वो बना रही होगी, कौन, कंपनी, तो वो सामान लोगों को नहीं मिलेगा। तो पहला नुकसान कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो वो सामान की स्कार्सिटी होगी। इसलिए
पहले उसको जो है वो कोशिश किया जाएगा कि क्या कराया जाए, रिवाइज कराया जाए। इसके लिए जो है हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और अच्छी बात ये है कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम देने के लिए। यानी अगर आपका जो है वो 10 इयर्स हो गया है तो उसके बाद 10 इयर्स ऑफ CS, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं ये बनने के लिए। और उस केस में कंपनी के कोई मालिक नहीं होंगे, कोई MD नहीं, कुछ नहीं, आप कंपनी चलाएंगे। सोचिए कितना बड़ा ये पोजीशन है। और आप जो है वो जवाब देंगे किसको, कोई नहीं, ना कोई टाटा, ना कोई आपका आजिम हसन प्रेमजी, कुछ नहीं। अगर उनका इंसॉल्वेंसी का केस फाइल हो गया, NCLT ने ऑर्डर दे दिया, इसको अपॉइंट कर दिया, तो अब ये कंपनी को चला के देखेंगे। चल गई तो अच्छी बात है, और नहीं तो मामला कहां आएगा, लिक्विडेशन। और उसके बाद कहां मामला आ जाएगा, तब बड़े दुखी मन से करेंगे। इसका मतलब ये सारे बुरे दिन की कहानी। और इसमें इतना ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये बस 3 ही स्टेप है। पहला, बीमार हुए, इंसॉल्वेंसी की नौबत आई, कोशिश करेंगे ठीक करने की, नहीं हुई, अगला स्टेप लिक्विडेशन, उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है, अगला स्टेप क्या होगा, वाइंडिंग अप। लेकिन कहा तो फिर ये दोनों तो समझ में आ गया, ये क्या है और ये, कहा कि कुछ नहीं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। आज बिजनेस इस तरह से फैला हुआ है कि उसमें यहां का लोग, यानी कि यहां की कंपनी इंडिया के बाहर से भी जुड़ी हुई है। तो वैसे केस में जब इंसॉल्वेंसी का मामला आएगा तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला, या जहां पे वो एसेट लोकेटेड है वो कोई भी चीज इंडिया के बाहर है, और उस केस में इंसॉल्वेंसी हुआ, तो वो क्या हो गया, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। डेट रिकवरी एंड सरफेसी, ये बेसिकली आपका है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए। कहा क्यों भाई, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बचाने की क्या जरूरत है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे किस पोजीशन में आ गए कि उनको हमें बचाने की जरूरत पड़ रही है। कहा गया बचाना पड़ेगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिनके कारण हमारे पास पैसे आते हैं। कहा गया कि अगर उनकी ही स्थिति खराब रही तो, बैंक ही बैंकक्रप्ट हो गया तो क्या होगा। और यही तो होता है। आज कोई गवर्नमेंट आती है और कहती है कि किसानों का लोन माफ, जरा सोचिए, अगर बैंक को बोले कि अब आप उससे पैसे नहीं रिकवर कर सकते हैं, तो आप क्या रिवाइवल ला रहे हो इकोनॉमी में। आपका जो पहले से चलता हुआ इकोनॉमी है बैंकिंग, वो तो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो लोगों को ना पैसे मिलेंगे, ना लोगों को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए इन्होंने कानून बनाया और कहा कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोर्ट में जो है वो दौड़ते रहने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, कहा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हम अलग से जो है एक बॉडी बनाएंगे, और उनके पास वर्कलोड नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ हम यही काम देंगे। कौन सा काम, कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगर पैसे वगैरह हैं तो उसको आप क्या करें, रिकवर करें। इसी को लेकर के हमारा जो है डेट रिकवरी एक्ट बना, जो है आपका डेट रिकवरी एंड सरफेसी आपका सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो बना 2002 में। अगर आपको ध्यान हो तो इस सिक्योरिटाइजेशन के बारे में जब मैं आपको सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहा था, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते वक्त ये सिक्योरिटाइजेशन वर्ड यूज किया था। और उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि अगर गलती से मुलाकात हुई प्रोफेशनल में, तो ये पूरा का पूरा एक एक्ट है। और मुझे याद है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ वो स्लाइड निकाल के जरूर दिखला देता हूँ कि ये सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, आपको पूरा इसका एक्ट पढ़ना रहेगा। तो अब वो सारे दिन आ गए हैं जो बोला था, तो इससे आपको पता चल रहा है ना, वो झूठ नहीं बोला था, वो क्या है, सही है, और यहाँ पे पहुंच गए। तो इसलिए जो यहाँ भी बोलूंगा उसको भी सही मानेंगे। तो ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा क्या है, इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन का पार्ट है। पहला पार्ट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वो कहता है कि सिचुएशन अच्छे हैं तो आप उन चीजों को फुलफिल कीजिए। ये है लगभग थोड़े कहिए बुरे वक्त की निशानी। तो ये दोनों मिलकर के, ये रिलेटिवली थोड़ा इजी है, ये वर्ड आप कह सकते हैं। हाँ, आपके लिए क्यों नहीं इजी होगा, क्योंकि ये आपके लिए कंप्लीट नया रहता है, तो इसीलिए आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसका जो है वो लेवल कम है, लेकिन चूंकि पहली बार जानेंगे, आप नहीं जाने हैं, IRP नहीं जानते, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं जानते हैं। अब तो अगर न्यू कोर्स में जैसे किया है, क्योंकि आप इधर ओल्ड और इधर क्या हो गए, न्यू। एक्चुअली ऐसे हुआ है ना, आप एग्जीक्यूटिव ओल्ड और इसमें क्या हो गए, न्यू। अगर आप सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी, जो आप ही लोग के साथ जो बच्चे थे उनको बताया था मैंने, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी का पार्ट BC में ही पढ़ाता था। तो C में जो है वो यही पार्ट दिया हुआ है, 3 चैप्टर है, डोरमेंट कंपनी, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, ये दिया हुआ है। स्ट्राइक ऑफ, डोरमेंट, स्ट्राइक ऑफ और लिक्विडेशन, इसीलिए ताकि थोड़ा सा जो है उस वहां थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। इससे भी ज्यादा आपको कब मिलेगा, जब आप पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। कौन सा,
जो आपके मॉड्यूल 3 में है, जो सेलेक्ट करने वाला, उसमें एक इंसॉल्वेंसी भी है। मुझे लगता है अभी होगा, काम नहीं है उसका, ऐसे ही जिक्र चला तो आपको दिखलाऊं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये बेसिकली इसमें और डिटेल में दिया हुआ है। एनीवे, चलिए हम पहले यहां वापस पहुंचे, ये हमने देख लिया। अब इसको देखने के बाद जरा आ जाइए किस पे, अपने स्ट्रैटेजी पे आ जाइए। हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त? सबसे पहला चीज हम जो कवर करेंगे, जो करेंगे, सबसे पहले आपका जो पीपीटी राउंड होगा, उस पीपीटी राउंड को ध्यान से आपको कवर करना रहेगा, क्योंकि इसमें हम सारा अपना बेसिक्स कवर करेंगे। और सीआर खास करके जो 50 मार्क्स है, उसमें तो हर एक चीज इसी राउंड से गुजरेगा। और जब ये राउंड खत्म हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे अपने किस पे, नोट्स पे, जो आपको दिए हुए हैं। उसमें कुछ नहीं, जितने भी स्टडी मटेरियल का जो भी चीज है, उसको बिल्कुल डाल दिया गया है, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, पॉइंट वाइज। ऐसा इसीलिए कि हमें स्टडी मैट भी तो हमें पढ़ना है, ताकि कुछ भी उससे छूटे नहीं, तो वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो निकाल के दिखाऊंगा कुछ कुछ चीजों को कि देखिए ये हमने कवर कर लिया है, लेकिन वो सब कहाँ कवर कर लेंगे, इसे हम अपने नोट्स में कर लेंगे। लेकिन वो नोट्स इंटरेस्टिंग नहीं होता है। रीजन मैंने बोला ना, स्टडी मैट से जब बनाना रहेगा, स्टडी मैट से बनाने का मतलब स्टडी मैट के सारे चीज को पिक करना रहेगा, उसके सारे चीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके रहेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। लेकिन जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ना कि कितने सारे चैप्टर हैं पार्ट ए में आपके, मैंने बोला मर्जर अमलगमेशन, तो मर्जर अमलगमेशन मेरा जब शुरू होगा पीपीटी राउंड, तो वो तो चलता जाएगा, 250-300 पीपीटी आएंगे। टेक ओवर में डबल सेंचुरी लगाएंगे, उसमें 13 शतक मारेंगे, तो वो उसमें आएगा, और उसमें एक साथ सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और तब जो है वो एक एक करके मैं बोलूंगा, अब आप निकालिए चैप्टर नंबर 1, और उसमें देखेंगे ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, चलिए ये एक पॉइंट है, ये पढ़ लीजिए, काम खत्म। तो वो इसीलिए हम स्टडी मैट के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा कुछ भी नहीं छूटे। कंसेप्ट जब हम कहानियों में पढ़ेंगे तो आएगा, जैसे मैंने बोला ये कंपटीशन एक्ट, तो हम ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे, रोल ऑफ कंपटीशन एक्ट इन मर्जर अमलगमेशन, या एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एक्ट इन मर्जर अमलगमेशन, स्टाम्प ड्यूटी प्रोविजन इन मर्जर अमल, वही तो आपके चैप्टर बन गए। तो वो हम लोग सब कुछ करने के बाद तब उसको क्या करेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे। चीज क्लियर है? टेक ओवर पहले पूरा हमारा क्या खत्म होगा, पीपीटी, उसके बाद जो है वो निकालेंगे और बोलेंगे कि देख लीजिए ये भी, क्योंकि आपके स्टडी मैट में इस तरह के स्ट्रक्चर से गया हुआ है। हालांकि उसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा, ताकि आप उसको ढंग से कर पाए। और पहले की तरह ही, चाहे कोई भी चीज पीपीटी हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। यानी कि वो पीपीटी एज इट इज आपको चाहिए, तो जैसे पहले भी आप लोग को जब जरूरत होती थी मैं वैसे भी दे देता था, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि आप अपने मोबाइल पे भी आराम से उस पीपीटी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वो सब बाद में, क्लास में वो आपको मेरे साथ कॉपी करना होगा, चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे आप। बाद में सजाने के लिए बिल्कुल ले लीजिए सारे के सारे चीज। तो पहला काम हमारा रहेगा, हम किससे चलेंगे, पीपीटी से। उसको कवर करने के बाद फिर किस पे आएंगे, नोट्स पे। और याद रखिएगा मैंने 3 चैप्टर ही जैसे बोला है, तो मेरे अकॉर्डिंग पूरा मर्जर अमलगमेशन खत्म होगा, तब जा करके हम नोट्स पे आएंगे। हाँ, टेक ओवर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टेक ओवर इसमें भी एक ही चैप्टर दिया हुआ है। इसके बाद जैसे हम पहले करते थे, किसी भी तरह से नो एब्सेंट, एक भी क्लास नहीं, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, और किसी भी तरह से बस लेट नहीं, आपके साइड से नहीं, किसी भी तरीके से। क्योंकि हम जिस मोड में जा रहे हैं, मैंने पहले ही बोला, ओपन चैलेंज रिकॉर्डेड है, सब कुछ है। मेरा बस एक ही पर्पस है, ये वाला जो भी हमारा शुरू हो रहा है, कि इसमें मुझे चाहिए 100% रिजल्ट। 100 का मतलब 100 है, वो 99 नहीं है। तभी मैंने आपको कहा कि बस चीजों को आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, जैसे बस मैं करा रहा हूं। तभी मैंने बोला है उस तरीके से हम चलेंगे। आप कोई एब्सेंट नहीं, सेम डे रिवीजन होना चाहिए, सेम डे रिवीजन, एग्जैक्टली सेम डे। अगर क्लास 1 घंटे की, आप अपना आवर काउंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो बोला क्लास शुरू होने का टाइम बताया 1:30, किस दिन होगा खत्म 2:30, किस दिन होगा 3:30, किस दिन होगा 4:30, किस दिन 5:30, किस दिन 6:30। 6:30 मैक्सिमम
अलॉटेड टाइम है, उससे ज्यादा मुझे करना रहेगा तब मैं आपसे राय लूंगा। उससे नीचे तक में मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आज 4:30, सर कल तो 4:30 था तो मैंने 4:30 के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल किया, आपके शेड्यूल की ऐसी की तैसी। मैंने आपको शेड्यूल क्या दिया, 1:30 से कितना, 6:30। हाँ, अगर मैंने 3:30 कर दिया, मेरी मर्जी, मुझे 3:30 का ही आज मेरा शेड्यूल है कि 3:30 तक ही आप करेंगे, उसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे। और हो सकता है उसके बाद मैं आपको बोलूं कि आप 1 घंटा यहीं पे ये करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मैं करने क्या जा रहा हूं। मतलब है ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप मेरे अकॉर्डिंग बस लिखेंगे भी यहीं पे, पढ़ेंगे भी यहीं पे कुछ चीजों को, और थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी क्या करेंगे, यहीं पे करेंगे। रिवीजन हर 1 घंटे पे 15 मिनट्स से 20 मिनट्स, ईच 1 आवर पे कितना टाइम, 15 से 20 मिनट। इससे ज्यादा लगने पे बिल्कुल मुझसे क्या करेंगे, मिलेंगे, पूछेंगे कि क्या हो रहा है, कहां पे सर हम लैग कर रहे हैं। हर दिन आपकी कौन सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस। रीजन, एग्जाम दो दे रहे, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो ये बहुत जरूरी। और याद रखिए, जिस भी दिन आपने नहीं लिखा है, समझ लीजिए कि आप अपने जो है वो गोल से पीछे हो चुके हैं। आप देखिएगा, जिनको लिखने की बहुत आदत हो गई है, वो थोड़े बुरे सिचुएशन में भी काम खींच देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाए ना, और आपकी हाथ बहुत खुली हुई नहीं है, तो आपसे नहीं होगा। आपको बड़ा अजीब सा लगे, क्या शुरू करें, क्या कैसे कर, और होते होते छोड़ देते हैं। नहीं, ये काम बस नहीं। तो इसीलिए क्या करना रहेगा, हर दिन। और लिखने वाला कैसे चीज, जो आपने पढ़ा है, अपनी जीवनी मत लिखिए, अपनी दुख भरी कहानी मत लिखिए। अगर कोई टॉपिक आज हमने पढ़ा है तो उसी टॉपिक को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद उसको क्या कीजिए, आप लिखना जो है वो शुरू कीजिए। हाँ, एक बार आपने देखा, पहले पढ़ लीजिए, आराम से रिवाइज कर लीजिए जितना आपको लग रहा है टाइम, फिर जो है वो लिखना शुरू कीजिए। और ये हमेशा आपके पास एक CW होगा और एक क्या होगा, HW। क्लास वर्क की एक कॉपी और एक कॉपी होमवर्क की। क्लास वर्क की कॉपी जिसपे PPT और बाकी चीज आपको करना रहेगा, मिक्स नहीं करेंगे, वो अलग रहेगा। और होमवर्क की कॉपी डेट वाइज चलेगा। अगर आज आपने क्लास किया है तो आज आपने घर पे क्या काम किया है, जो भी आपने किया है। आज घर पे मैं पढ़ रहा था, पढ़ते वक्त ऐसे आंख बंद करके दिस इक्वल ऐसे ऐसे और कर लिया, ऐसे ऐसे किया, कीजिए उसी कॉपी पे कीजिए, मुझे दिखाइए कि कैसे किया। अब बोले सर ये कौन सा बात हुआ, ऐसे करके लेकर के आए। मैंने बोला तो हाँ, दोबारा बोलने से थोड़ा मैं बोलूंगा कुछ और मॉडिफाई करूंगा। होमवर्क वाली कॉपी सामने खुला रहना चाहिए, और उसके बाद डेट डाल दीजिए। घर जाइएगा तो पढ़ना शुरू कीजिएगा। मान लीजिए घर गए 10:07 डाल दिया, और आज जो है वो उसमें क्या किया कि कुछ पढ़ रहे थे और कैसे लिख रहे थे वो देखिए। टेक ओवर एक तो हो गया, हॉस्टाइल टेक ओवर, और एक आपका हो गया फ्रेंडली टेक ओवर। अच्छा, ऐसे करके लिखा, तो हॉस्टाइल टेक ओवर ये कर लिया, फ्रेंडली टेक ओवर ये, बस ये चाहिए मुझे। यही कॉपी पे जो भी आपने किया ये भी क्या रहेगा, रहेगा। उसके अलावा आप सही फॉर्मेट में कम से कम 20 लाइंस, थोड़ा बढ़ा रहा हूं, एग्जीक्यूटिव में 10-20 बोलता था, यहां पे सीधे क्या है 20 है, यानी 20 प्लस है। 20 लाइन कम से कम जरूर लिखेंगे, 20 लाइन ईच डे। ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। जब आपके एक सब्जेक्ट चलते रहे, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैं मेहनत करूंगा, लेकिन आपके तरफ से मतलब ये नहीं हुआ सर आपने बोला एक खास तरह का स्कीम है, कराओ तो जरा पास करा के दिखाना। मतलब आपने शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया है कि सर हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब आपने जो बोला था ना, इतना जो आपने सपना देखा, और आपने जो वो 100% बोला, जरा देखो तो सर मैं आपका 100% कैसे 100 लगने देता हूं। तो फिर तो कोई भी नहीं करा सकता है। तो आपके तरफ से भी उतना ही कमिटमेंट होना चाहिए, और उसमें आपका क्या है, राइटिंग है। राइटिंग में जहां फंसिए, मिलिए, पूछिए, और उसको क्या कीजिए, वहां ही जो है वो चीजों को रिजॉल्व कीजिए। जब हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा इस तरह से चलते चलते, तो हमारा कंप्लीट जो है वो रिवीजन राउंड शुरू होगा। रिवीजन राउंड यानी कि हमने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद हम CR का रिवीजन शुरू करेंगे, और उसमें जो टेक ओवर। चलिए आज पूरे के पूरे दिन सुबह से शाम तक, और मैं कराऊंगा पहले रिवीजन, पूछना नहीं, वो तो अलग चीज हो गया। रिवीजन फटाफट सारा खत्म। मर्जर अमलगमेशन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, चलिए खत्म। बायबैक खत्म, इंसॉल्वेंसी खत्म, ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटेरियल ऑडिट, ऐसे कर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के पहले 2 चैप्टर ऐसे, ये खत्म। ये खत्म होने के बाद जब आपके साथ टाटा गुड बाय आएगा, तो उस केस में आपको जो है वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लेकिन वो गूगल ड्राइव पे, हम आपको किसी पेन ड्राइव में नहीं देंगे। किस पे देंगे,
गूगल ड्राइव आज के डेट में तो सबके लिए बहुत आसान है डाउनलोड करना। हमारे लिए कॉस्ट वाला वर्क है कि पेन ड्राइव देना प्लस उसका कंट्रोल, प्लस एक और रीजन है गूगल ड्राइव देने का। जैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा जो है वो कहिए फ्रीडम फैसिलिटी सब कुछ है, रिकॉर्डिंग कभी भी करके आप अप कर सकते हैं। इस बीच में भी जैसे आईजीपी क्लासेस आप देखते होंगे कुछ कुछ मैं करके टेक ओवर का एक प्रोफेशनल स्टोरी सीरीज करके मैंने लॉन्च किया है, वो देखते जरूर रहिएगा। उसमें बहुत वो सबके लिए होता है, तो उसमें कुछ चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके मैं किसी टॉपिक को बताता हूँ। उसका नाम ही रखा है प्रोफेशनल स्टोरीज सीरीज। कॉन्सेप्ट को कहानी में बताना, ताकि जो है वो आप कभी ना भूलें, और जो बड़ा बड़ा भी कॉन्सेप्ट हो वो आपको समझ में आ जाए। फेमा का कोई एक छोटा सा चीज, टेक ओवर का कोई छोटा सा चीज। तो गूगल ड्राइव पे फायदा ये होता है कि आपको जो हमने शेयर कर दिया लिंक, उस लिंक पे बीच में भी हम चीजों को अप कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है वो मन हुआ कि नहीं एक क्वेश्चन पैटर्न पे कर दूं, या मुझे किसी का कॉपी हाथ लगा, मेरे पास कॉपी या कुछ आते रहते हैं, किसी बच्चे ने लाया और बोला ये है, उस पर मैंने सोचा क्यों ना आपको एनालिसिस दे दूं कि देखो ये कॉपी है और इस कॉपी पे ऐसे लिखा गया, ये मार्क्स आया है, फट से आप तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसे में कोशिश हुआ तो आपको तो बुला लिया जाएगा, रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग और आपको भी मिल गई, लेकिन उसके अलावा भी वो भी आपको किस पे मिल जाएगा, ड्राइव पे। तो वो आपको जो है वो ड्राइव पे क्लास मिल जाएगी। हाँ, ये वैलिड तब तक ही रहेगा जो आपका दिसंबर अटेम्प्ट है, ताकि उस बीच में आप क्या कर सकें, इसको देख सके। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारा क्या रहेगा, तरीका रहेगा। इसमें हम मूव करेंगे राइटिंग स्किल सारी चीज के साथ। तो अब बारी आती है कि टॉपिक कौन सा। ये तो ओवरऑल बातचीत हो गई, ग्रुप 2 की पूरी बातचीत कर ली कैसे पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने जो बातचीत कर ली सीआर से शुरू करेंगे, तो सीआर की बातचीत कर ली, आएंगे डीडी शुरू करेंगे तो उसके बारे में बातचीत कर लेंगे, सिलेबस देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस और ये किसका देख लिया, सीआर का। अब सीआर में पहले जो हम इन करेंगे वो किस एरिया में करेंगे, पार्ट ए में करेंगे, हम इन करेंगे। और इस पार्ट ए में जो हम इन करेंगे वो पहला हमला हम करेंगे हम टेक ओवर पे, और यहां पे उसका नाम जो है वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ कंपनी या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो ये हम करने जा रहे हैं, टेक ओवर पे हमला करने जा रहे हैं। तैयार हैं आप? चलिए अब आते हैं हम इस टेक ओवर के हमले पे। अब देखिए इस टेक ओवर में ध्यान से चीजों को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किस बात की? सबसे पहले हमने डिस्कशन किया ग्रुप 2 कि कैसे तीनों पेपर को पढ़ेंगे, यही डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने जो है वो कहा कि हम सीआर शुरू करेंगे, तो सीआर का कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर देख लिया, अपनी स्ट्रेटजी सारी बना ली। और मैंने आपको बोला कोई स्कैनर वगैरह नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, स्कैनर वगैरह हम लोग बिल्कुल नहीं छुएंगे। फिर क्वेश्चन पेपर हम उठाएंगे, और वो क्वेश्चन पेपर इसलिए क्योंकि स्कैनर में आंसर गलत भी होते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि स्कैनर खरीदना है। हम बस क्वेश्चन उठाएंगे और आंसर कहां से ढूंढेंगे, अपने नोट्स और अपने पीपीटी में हमें सारे आंसर मिलेंगे। पहले भी हम करते थे, मैं आपको बोलता था कि स्कैनर मुझे हमेशा से जो है मुझे उससे थोड़ा एलर्जी रहा है, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा होता है, पता चला कि जो गलत है वही देख लिया। आपको भी पता कहाँ है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर पता ही होता तो आप सब्जेक्ट पढ़ थोड़ा ना रहते, आप भी पढ़ा रहे होते। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आराम से साइट से डाउनलोड करेंगे, मुफ्त में डाउनलोड होता है, और यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, देखना शुरू करेंगे। तो हमने जो है वो पहले पूरे के पूरे ग्रुप 2 का एनालिसिस किया, फिर हमने सीआर का एनालिसिस किया। अब सीआर में हमने तय किया कि हम किस पे आ रहे हैं, टेक ओवर पे। तो अब हम फाइनली टेक ओवर में क्या पढ़ेंगे और टेक ओवर है क्या, पहले ये एनालिसिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो टेक ओवर में देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इस टेक ओवर में सबसे पहले जो हमें जानना है कि ये टेक ओवर होता क्या है। याद रखिए मैंने बोला है प्रोफेशनल एक ऐसा लेवल है जहां पे, ये बात मैं आपको एक्सिक्यूटिव में भी कहता था कि रट करके आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर चीजें समझी हुई है, ठीक है, बहुत बातों को याद रखना पड़ता है, लेकिन समझा हुआ है फिर याद रखना, और सिर्फ आपने चीजों को क्या किया हुआ है, याद रखा हुआ है, इन दोनों में क्या है, अंतर है। तो यहाँ पे अगर चीजें हमें क्या है, समझी हुई रहे तो बहुत कम एफर्ट लगे, और यहाँ पे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते बिना समझे हुए, क्योंकि इसमें तो और भी जो है वो डिफरेंट तरह से अप्लाइड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला काम रहेगा हमें ये जानना कि टेक ओवर है क्या, ये आया क्यों, पहला चीज। दूसरा, जब ये जान लेंगे कि टेक ओवर है क्या,
तब उसके बाद जो है हम जानेंगे कि टेक ओवर करते क्यों है। पहला टेक ओवर है क्या, मैंने बोल दिया टेक ओवर, तो क्या दौड़ो रे मारो रे पीटो रे, क्या टेक ओवर क्या। फिर अगर हम ये जान लिए कि टेक ओवर है क्या, तो फिर क्या जानेंगे कि टेक ओवर जो है हम करते क्यों है, क्यों किसी कंपनी का टेक ओवर होता है। फिर हम जानेंगे कि टेक ओवर अगर करते हैं तो उसके लिए कोई नियम कानून है, टेक ओवर है क्या, टेक ओवर क्यों करते हैं, और अगर क्यों करते हैं इसका जवाब मिल गया तो इसका मतलब टेक ओवर करने के पीछे कोई नियम कानून है, और अगर वो नियम कानून है तो वो नियम कानून है क्या। अब वहां से शुरू होगा टेक्निकल राउंड कि वो नियम कानून है क्या। लेकिन उसी नियम कानून को समझने के लिए उसमें कुछ क्या दिए हुए रहते हैं, उसमें कुछ जो है वो डेफिनेशंस वगैरह दिए रहते हैं कि किसी चीज को समझने के लिए हमने उसे ऐसे डिफाइन किया हुआ है, तो हम उन डेफिनेशंस को समझते हैं। फिर उसमें जो प्रोविजन है उसे हम क्या करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा भी सिचुएशन होता है जहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, तो फिर वो देखते हैं और तब खत्म हो जाता है कोई भी टॉपिक। तो देखिए मेजर 3 ही 4 पार्ट तो बनता है। पहला वो चीज क्या है, और इस बार वो चीज है टेक ओवर, तो टेक ओवर है क्या, टेक ओवर करते क्यों है। इसके बाद अगर टेक ओवर करते हैं तो इसके पीछे क्या रूल रेगुलेशन है, और उसी रूल रेगुलेशन को हमें पढ़ने रहेंगे। और उन्हीं रूल रेगुलेशन को पढ़ने के लिए उन रूल रेगुलेशन के भीतर जिन जिन डेफिनेशन का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो हमें जानने रहेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अब सबसे पहला काम आपको क्या लगता है, क्या जानना रहेगा। सबसे पहले इस टेक ओवर का मतलब क्या होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आप कहानी सुनने जा रहे हैं। सिर्फ एक कहानी है, और समझिए आप सीआर पढ़ ही नहीं रहे हैं, ताकि आपके माइंड पे बिल्कुल प्रेशर ना पड़े। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, इस कहानी से पहले बस एक छोटा सा एस्पेक्ट बतला रहा हूं कि किसी भी कंपनी में, अगर एक कंपनी एबी लिमिटेड है, तो उस कंपनी में 2 तरह के जो है वो होल्डिंग होते हैं। एक होल्डिंग जो होता है वो प्रमोटर्स का होता है स्टेक, और एक जो होता है वो होता है शेयर होल्डर्स का, बाकी शेयर होल्डर्स का, जिसको पब्लिक हम कहते हैं। दोनों शेयर होल्डर ही हैं, प्रमोटर भी हमारे क्या है, शेयर होल्डर है, और साथ ही साथ कौन हमारे शेयर होल्डर है, जो बाहर है वो भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किन के बारे में, अगर हम बात करते हैं प्रमोटर के बारे में, तो वो गिने चुने लोग होते हैं। किसी कंपनी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ये हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक की, तो करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं। और यही अगर हम देखें कि कोई बड़ी कंपनी, इंफोसिस जैसी कंपनी है, तो उन कंपनीज में आप क्या देखते हैं, उन कंपनीज में तो सही में करोड़ों शेयर होल्डर है। अब कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन हमने सेगमेंटेशन क्या किया, प्रमोटर से स्टेक एंड पब्लिक का स्टेक। कहा ठीक है, जो स्टेक आपका जो है वो पब्लिक के पास है, वो कहा कि वो एक पब्लिक दूसरे पब्लिक को बेच सकता है। और जो प्रमोटर के पास है, कहा वो प्रमोटर भी किसी को बेच सकते हैं, अपने प्रमोटर के बीच में भी और आम लोगों के बीच में भी जा सकते हैं। कहा ठीक है। कहा कि अब, कहा अब कुछ नहीं, अगर प्रमोटर हम किसी को कहते तो इसका मतलब उसके पास शायद सबसे ज्यादा क्या है, शेयर्स हैं, इसलिए हमने उनको क्या कह दिया, प्रमोटर कह दिया। कहा कि या कहिए रियल ओनर कह दिया। कहा कि क्या ऐसा जरूरी है कि हर केस में प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे, कहा नहीं, ये जरूरी नहीं है। कहा कंपनी के मालिक कौन, तो कहा कंपनी के मालिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने कंपनी के 1 शेयर खरीदा, मैं कंपनी का मालिक, मेरे पास 2, 3 कंपनी, 4 कंपनी के शेयर, गरीब आदमी है कुछ शेयर्स, तो मैं टाटा कंपनी का मालिक, मैं टीसीएस का मालिक, इन्फोसिस के 1-1 शेयर। अरे आपके पास इस समय अगर 1000 रुपया है तो मैं आपको जो है वो कम से कम 20 कंपनी का मालिक बना दूंगा। आपके सर इतने सस्ते, हाँ भाई 2 रुपए भी शेयर चल रहे हैं कुछ कंपनी के, 1 खरीदेंगे, मालिक बन गए या नहीं बन गए, बन गए। कहा गया कि मालिक तो बन गए, लेकिन आज भी अगर पूछा जाता है कि कंपनी के मालिक कौन, तो हम कहते हैं टाटा कंपनी के मालिक में रतन टाटा ही, मेरा आपका नाम ही कोई नहीं लेता। अगर हम कहते हैं विप्रो कंपनी का मालिक कौन, तो हम कहते हैं आजिम हसन प्रेम जी, मेरा और आपका कोई भी नाम नहीं लेता है। कहा गया तो फिर हम किस बात के मालिक हुए जब हमारा कोई नाम ही नहीं लेता है। कहा हम मालिक तो है, लेकिन हमारा मालिकाना हक बहुत क्या है, थोड़ा सा है,
बहुत कम है, इसीलिए हमारा आपका कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन इनका जो ये 200 लिए हुए हैं, ये देखिए 200 का मतलब हो गया कि 20% वोटिंग राइट इनके पास। आप कहेगा कि ये क्या बात हुई, ये यहाँ पे 80% वोटिंग राइट। तो 80% वोटिंग राइट तो जरूर है, लेकिन ये 80% वोटिंग राइट जो है वो पता नहीं कितने लोगों के बीच में होगा, कितने करोड़ लोगों के बीच में होगा। यहां तो 800 है इसीलिए आप कह रहे हैं ना, लेकिन अगर हम परसेंट में बोले तो कंपनी के केस में करोड़ों में हो जाएगा। तो ये तो बिखरे हुए हैं, लेकिन ये एक जगह है, स्टूडेंट बड़े सारे। लेकिन अगर कहीं पे 10 स्टूडेंट एक साथ जमा हो गया, वो कुछ बोलने लगा, तो वो जमा वाले हैं। और भी हैं जो अलग अलग हैं, उनको कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो 10 जमा है उनको अगर है तो वो जरूर हाईलाइट में आ जाएगा। हालांकि और बड़ाई करने वाले हैं 100 हैं, कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। तो वही यहां बोला कि जो यूनाइट है उसी का चलेगा। इसीलिए जो प्रमोटर चाहते हैं वही कंपनी में होता है, और इनके कहने पे कंपनी चलती है। और बात करेंगे, इसका मतलब अभी के समय में दौर किस चीज का चल रहा है, कंपनी का चल रहा है। अब टेकओवर की कहानी को समझने के लिए, थोड़ा मैंने कंपनी जिक्र किया, टेकओवर की कहानी को समझने के लिए जरा चलते हैं थोड़े पुराने जमाने में। उन जमानों में, जिन जमानों में जो है वो किंगडम हुआ करता था। और यहाँ पे किंगडम का मतलब क्या हो गया, राजाओं का शासन। जिस समय राजाओं का शासन था, ध्यान से सुनिएगा, टेकओवर नहीं, राजाओं की कहानी अब सुनाता हूं। लॉन्ग लॉन्ग अगो ऐसी कहानी शुरू होता था। होता क्या था पुराने जमाने में, राजा जो है वो किसी राज्य पे राज्य करते थे, और वहां उनके भीतर जो है वो कौन होते थे, प्रजा होते थे, जिनको नागरिक कहते थे। राजा का काम होता था कि प्रजा से वो टैक्स लेते थे। जैसे आज के डेट में टैक्स लिया जा रहा है, उस समय भी टैक्स लिया जाता था। तो वो करते क्या थे, क्या, अच्छा, सियारा ऑडिट, हाँ तो वो नहीं होगी अभी, वो नहीं होगी अभी, इसके 50% कोर्स के बाद होगा। ये तो पहले ही बताया हुआ। अभी जो है सिर्फ ये सब्जेक्ट चलेगा, यहां से लेकर के यहां तक, 1:30 से लेकर 6:30 तक। मतलब आज तो कम रहेगा। अभी सिर्फ ये जब 50% हो जाएगा, बताया तो था आप लोगों को, ये 50% खत्म हो जाएगा तब ये शुरू होगा। और ये दोनों जब 70% हो जाएगा तब ये, क्योंकि सब्जेक्ट ही एक दूसरे में घुसा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। तो इनको तो समझा दिया मैंने, और मैंने लाइट इस पे भी बोला है। लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा, अगर टेक ओवर नहीं पढ़ेगा तो ये मेरा नहीं पढ़ पाएगा वो, क्योंकि इसमें भी टेक ओवर है वो। तो मुझे बताते तो मैं उनको बतला देता, अगर कोई बच्चा है तो मुझे भी उसका कोई बात नहीं है, बच्चा है ना। अच्छा, हमें पहले नहीं बताए थे वो सेंटर ना, नहीं तो हमें बता देते। शुरू से देख तो रहा है ना। तो एक काम कीजिएगा, यही क्लास उसको चला दीजिएगा जब ये क्लास खत्म होगी, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट बता दिया। उसका टाइम क्या है क्लास का? ओ।
चलिए, तो हम लोगों ने कहानी शुरू की थी टेक ओवर की, कि भाई टेक ओवर है क्या, टेक ओवर की कहानी है क्या। राजाओं का शासन था। जब राजा शासन करते थे तो राजा कहते क्या थे, वो कहते थे कि आप हमारे जनता हैं, आपके सारे चीजों का ध्यान हम खुद रखेंगे। इसका मतलब है कि राजा का काम था उन नागरिकों के लिए सारे चीजों का इंतजाम करना, और इंतजाम में सबसे पहली चीज होती थी कि जो रिसोर्सेज उनको चाहिए और एक सुरक्षा। अब जो हमारे नागरिक होते थे वो उस राजा के छत्र छाया में मजे से रहते थे, और जो अर्न करते थे, चाहे कि ये खेती करते थे, उसका एक हिस्सा लगान के रूप में, टैक्स के रूप में, कर्ज के रूप में देते थे। पहले भी दिया जाता था। वो राजा अच्छा माना जाता था जो राजा अपने जो है वो नागरिक का ज्यादा जो है वो कहिए दुख समझता था, कि अगर बारिश नहीं हुई तो कहते थे ठीक है इस बार इतना ही दो, अगली बार क्या करना, थोड़ा ज्यादा जो है वो हमें टैक्स दे देना। राजा जो है पहले के समय में वो चाहते थे कि अपने राज्य का विस्तार करना। उनके नागरिक तो उनके राज्य में सुरक्षित हैं, लेकिन वो कहते थे कुछ मजा नहीं आ रहा है। किस बात का मजा नहीं आ रहा है? कि भाई हमारा राज्य क्या है, बहुत छोटा है। तो अब क्या करें? कहा कि राज्य हमारा छोटा है तो चलो इस राज्य का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। इस राज्य को हम क्या बनाते हैं, और बड़ा बनाते हैं। कहा कि राज्य बड़ा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक राजा दूसरे राज्य पे क्या करते थे, हमला करते थे। लेकिन वो जो हमला करते थे उससे पहले एक नियम होती थी, और वो नियम क्या होती थी? वो नियम ये होती थी कि राजा के दूत होते थे, वो दूसरे राज्य में जाते थे। मान लीजिए कि राजा भीम सिंह अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं बहुत क्या हूं, शक्तिशाली हूं। वो कह रहा है कि मुझे फलाने राज्य को जो है वो अपने कब्जे में क्या करना है, लेना है। तो उसने उस राज्य में जो है वो अपने दूत को भेजा। जिस राज्य में अपने दूत को भेजा, दुर्बल सिंह। अब जो है ये नहीं कि दूत गया तो दूत राजा भीम सिंह का चल मार रहे, ना 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 ना, उसको आया, उसको बड़ी अच्छे से क्या मिली, इज्जत मिली, अच्छे से जो है वो मेहमान नवाजी उसकी हुई, और तब दरबार लगा। और तब कहा गया कि उस दूत को राजा के सामने क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। वो आया दरबार में, महाराज की जय हो, मैं राजा भीम सिंह का संदेशा लेके आया हूं, मंत्री पढ़ा जाए। बढ़ाया, ऐसे करके निकालते थे, चाकू तलवार नहीं, वो ऐसे गोल गोल करके रखते थे। बढ़ाया और ऐसे करके खोला, पढ़ा जाए। मैं राजा भीम सिंह राजा दुर्बल सिंह को यह संदेशा देता हूं कि अगर राजा दुर्बल सिंह मेरे राज्य में ना मिले और मेरी हुकूमत स्वीकार नहीं की तो मैं उनके ऊपर हमला कर दूंगा। तो या तो मेरे राज्य में मिलने को तैयार हो जाए या युद्ध करने को तैयार रहे। अब राजा दुर्बल सिंह ने यह पढ़ा। अब अगर दुर्बल सिंह को लगता है कि मैं कहां से उस राजा का मुकाबला कर पाऊंगा, तो वैसे केस में बोलते थे हमें मंजूर है। उस केस में अब ये जो है शासन, ये भी किसके अंदर चला गया, राजा भीम सिंह के अंदर चला गया। और राजा दुर्बल सिंह उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के बस वहां पे है। नागरिकों को कोई नुकसान हुआ नहीं, नागरिक, अब तो नागरिक और खुश, क्योंकि अब उनके ऊपर जिस राजा का शासन है वो पहले से भी क्या है, शक्तिशाली है, बड़ा है, तो और वो क्या है, सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन राजा दुर्बल सिंह कहता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हम तो अपनी आजादी हरगिज मिटा सकते नहीं। वो कहता है हमें मंजूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोला जाएगा कि इस दूत का सर कलम कर दिया जाए, नहीं, ये नहीं बोला जाएगा। अब उसको फिर वैसे ही जो है सम्मान के साथ विदा किया जाएगा, बस एक संदेशा लिख के दिया जाएगा कि ये हमारा पैगाम आप अपने राजा को सुना दें। वो आएंगे, महाराज की जय हो, राजा दुर्बल सिंह के यहां से दूत आ गए हैं, दूत को प्रस्तुत किया जाए। आया और उसके बाद पढ़ा कि मैं राजा दुर्बल सिंह आपके संदेशे का जवाब देता हूं कि आप भले ही बहुत शक्तिशाली हो, ये हो, लेकिन हम बहुत स्वाभिमानी राजा हैं और हमें आपकी हुकूमत बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है, हम लड़ने को तैयार है। ढंढनान। अब ये बोलेंगे सेनापति युद्ध की तैयारी करो। हम जो है उनका ईंट से ईंट तो पत्थर से पत्थर तो चूना से चूना तो कत्थे से कत्था बजा डालेंगे, जो भी हो। अब उन्होंने जो भी है कह दिया। अब क्या होगा ये देखिए, यहां से राजा भीम सिंह के जो है वो सैनिक चलेंगे। कहां से? क्योंकि भीम सिंह हमला कर रहा है दुर्बल सिंह पे, दुर्बल सिंह भी चलेगा नहीं, दुर्बल सिंह के राज पे तो हमला करना है। लेकिन राजा भीम सिंह ये नहीं है कि सैनिकों को लेके जाएगा और नागरिकों को मारना शुरू कर देगा, बिल्कुल नहीं।
एक सही जगह पे, एक नियत जगह पे, एक जो है वो डिटरमाइंड प्लेस पे, किसी मैदान में, पानीपत की लड़ाई, हल्दी घाटी का मैदान, क्या था वो मैदान? क्रिकेट मैच होता था, वर्ल्ड कप हुआ था वहां, 2020 होता था, क्या होता था? लड़ाइयां हुई है, इसीलिए उसका नाम है पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी का मैदान, कुरुक्षेत्र। ये सब क्या है? ये तो लड़ाइयां हुई है वहां, बड़ा सा मैदान, तो वहीं तो लड़ेंगे ना। तो वहां पे जो है वो पहुंची सेना, सेना को जो है वो इजाजत होती थी, भीम सिंह की सेना जो वहां से आए हैं, खाना पीना सब लेके गए हैं, रानियों को भी लेके जाते थे, टेंट लगा, क्योंकि बहुत दिन तक जो है युद्ध चलता था, तो खाना पीना सब लेके गए हैं, टेंट वगैरह लगाया, सबका टेंट रहता था, सबका मतलब जो राजा है उसका उसी तरह का टेंट रहता था, राजकुमार युवराज का वैसा ही टेंट। हाँ, कभी कभी तो जो है वो रानी नहीं, महारानियां भी जाती थी, जो उनके मम्मा लोग हुए वो भी, उनका अलग हुआ करता था। और ये नहीं कि राजा दुर्बल सिंह के सैनिक जाकर उन टेंट पे हमला कर देंगे, बिल्कुल ही नहीं। अब वहां पे वो है, खाना पीना सब बन रहा है, जैसे वहां पिकनिक मनाने गए हैं। और उसके बाद नहाया धोया, आज दिन तय था, अब युद्ध के लिए निकलना है, जाएंगे उस पर्टिकुलर जगह पे जहां दोनों आमने सामने खड़े हैं, रानियां आएंगी, आरती उतारेगी, ये एकदम तैयार है, अपना सारा कुछ पहन उनके के कवच कुंडल वगैरह सब लगा करके एकदम ऐसे है, आया, तिलक लगाया गया, आरती उतारा गया, और रानियां कहती थी जाइए युद्ध में मर के ही आइएगा, मेरी चिंता मत करिएगा। शुभ शुभ बोल, ये भी तो बोल सकती है कि जाइए युद्ध जीत के आइएगा, ये मर के ही हो, ये जरूरी है, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मतलब जो भी हो कह के उन्हें क्या कर दिया, विदा कर दिया। अब वो गए, उसके बाद दोनों आमने सामने, युद्ध के नियम बनते थे, युद्ध इतने बजे शुरू होगा और इतने बजे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नियम रहता था, ये नहीं कि अरे ये राजा भीम सिंह है, सब एक काम करो, सबको छोड़ो, जाओ उसी पे हमला कर दो, सारे सैनिक दौड़ के जाओ, एक साथ 20 जाओ, लटक जाओ उसके ऊपर। सोचिए जरा, आपका खेल भी होता है, तो जो खिलाड़ी अच्छा होता है उस पे हम लोगों को लगाते हैं कि तू उस पे ध्यान रख, तू उस पे ध्यान रख। ऐसा तो नहीं होता है कि 11 के 11 खिलाड़ी एक ही खिलाड़ी पे हमला करते हैं। फुटबॉल वगैरह में जो आपका होता है, उसमें नियम बनता था कि जो महाराजा हैं उससे महाराजा ही लड़ेगा, ये नहीं कि एक टुच्चू सा सैनिक जाएगा कि जाना इसके मरने से तो कुछ नहीं होगा, जा तू सीधे किस पे हमला कर दे, राजा पे ही हमला कर दे, तू हमला करना, पीछे से तू भी दौड़ना, इसको तीर लगेगा, तू अपना दूसरा उठाना और उसे मार डालना। बोला गया नहीं, अगर कोई भाला चलाने वाला है तो उससे भाला चलाने वाला लड़ेगा, तलवार वाले से कौन लड़ेगा, तलवारबाज लड़ेगा, गदाधारी से गदाधारी लड़ेगा, रथ पे जो सवार है उससे कौन लड़ेगा, रथ ही लड़ेगा, जो रथ पे सवार राजा हैं उस रैंक के लड़ेंगे, हाथी से सवार वाले पे हाथी वाले, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग लड़ेंगे, इतनी नियम होती थी। तब लड़ाइयां, शंख बजा, दोनों आमने सामने, दोनों के सेनापति आए, जवानों, सैनिकों, कुछ कर दिखाने का समय आ गया है, मातृभूमि पे मर मिटने का समय आ गया, मरने की ही बात करो। हाँ, अब जो है वो मोटिवेट करने के बाद तब शंख बजा, फू, और लड़ाइयां शुरू। अभी तक सब आमने सामने एकदम जेंटलमैन की तरह खड़े और शुरू हो गए। अब एक जो है वो दूसरे में ऐसे करके भोंकने ही वाला है, तब तक फिर शंख बज गया, जा एक रात और खा पी ले। वापस नहीं मारा, क्यों? क्योंकि शाम हो गया, युद्ध खत्म। अब युद्ध में जो जीता इन नियम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा, अगर राजा भीम सिंह जीत गए तो दुर्बल सिंह के राज पे उनका कब्जा हो गया। दुर्बल सिंह का सारा संपत्ति, सारा का सारा महल, सारा कुछ किसका, राजा भीम सिंह का। दुर्बल सिंह की रानी भी किसकी, ये नियम होता था, भीम सिंह की हो गई। लेकिन देखिए कितना जो है वो त्रासदी था, कितना जो ये था, भीम सिंह दुर्बल सिंह को जो है कैद खाने में डाल दिया, रानी को नहीं डाला कैद खाने में। रानी कहाँ है, महल में ही है। लेकिन मुझे बताइए, बाकी जिसके साथ जो भी हो, नागरिक को कोई नुकसान हुआ क्या? किसी ने नागरिक पे, अरे भाई नागरिक पे हमला करोगे तो राज किस पे करोगे? तो इसीलिए कोई भी जो है वो नागरिकों पे हमला नहीं करते थे। धीरे धीरे समय खत्म हुआ, कर लिया ना टेक ओवर आपने, किस पे टेक ओवर कर लिया? राजा भीम सिंह ने राजा दुर्बल सिंह के राज्य को टेक ओवर कर लिया। राजतंत्र तो खत्म हो गया, फिर तो प्रजातंत्र आया। आज के समय में जो है वो कंपनीज आई, कहें तो सही में देश कंपनियों से ही चल रहा है। टाटा, रिलायंस, विप्रो, आपका जो है वो कुमार मंगलम बिरला के, मतलब जो बड़े बड़े कंपनी है, छोटे बड़े सब मिल करके हैं। आज के समय में ये हमला करने का काम जो है कौन नहीं करते हैं? आज के समय में ये हमला करने का काम जो है वो राजाओं का नहीं होता है, बल्कि एक कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी पे। कहा एक कंपनी दूसरे कंपनी पे हमला करती है, मतलब कहा कि एक कंपनी जिसको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी बड़ा बनूं,
वो जो है वो दूसरे पे क्या करते हैं, हमला करते हैं। कहा हमला करते मतलब क्या करते हैं, चाकू को लेके जाते हैं, एमडी को बोलते चल हट, 2-3 दिया, या जो है वो सुलेमान भाई को भेजा और वहां से उसको हटाया, शाहरुख खान की तरफ बैठ गए उस सीट पे, पैर रख दिया टेबल पे और बन गए वहां के, टेक ओवर कर लिया। कहा नहीं, टेक ओवर ऐसे नहीं करते। तो कहा फिर कैसे करते हैं? कहा कि पहले जैसे टेक ओवर होता था वैसे नहीं, अब टेक ओवर जो होता है उसका मतलब है कि जो उस कंपनी को चलाते थे, जिसका उस कंपनी पे कंट्रोल था, कंपनी के मालिक कौन, शेयर होल्डर। कहा तब तो सारे शेयर्स लेने पड़ेंगे। कहा नहीं नहीं, क्या जिसके पास सारे शेयर्स हो उसके इशारे पे कंपनी चलती है? कहा क्या बिल्कुल ही नहीं। यहां पे देखिए प्रमोटर के पास कितने शेयर्स, 200 शेयर्स, कितने वोट, 200 वोट, 20% स्टेक। पब्लिक के पास कितना, यानी कितना स्टेक, 80% स्टेक। अब देखिए अगर कहीं पे भी कंपनी में कोई भी फैसला होगा तो उसके लिए दो ही चीज चाहिए, या तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन चाहिए, या क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन। यही तो रिजोल्यूशन चाहिए ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर ही। तो इसका मतलब कंट्रोल तो शेयर होल्डर्स के पास। और अगर कोई मामला है तो शेयर होल्डर या तो ओआर से करते हैं या किससे करते हैं, एसआर से। कौन करते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। आपने जो है, आपके जो है वो 1000 मेंबर नहीं, बल्कि मैंने कहा 1000 वोट हैं आपके। मुझे नहीं पता कितने मेंबर, हो सकता है 100 मेंबर हो, पॉसिबल है या नहीं है, या हो सकता है सिर्फ 50 मेंबर हो। आपके कंपनी के टोटल जो है वो 1000 वोट, आपने सबको संदेशा भिजवाया। किस चीज के लिए, कि ओआर और एसआर पास करना है, क्योंकि इसी से कंपनी चलेगी। आपने संदेशा भिजवाया, आए कितने लोग, 500 वोट्स, यानी कि जिनके पास 500 वोट थे, एक आदमी नहीं, सब मिलाकर के जितने लोग आए उनके पास कितने वोट थे, 500। हम क्या जबरदस्ती बाकी 500 को घीस करके लाते हैं, नहीं, कोई बात नहीं है। ये 500 आए। अब हम कहते हैं कि इन 500 में से 200 जो है वो वोट कहां से, प्रमोटर से, क्योंकि प्रमोटर तो आएंगे ही, क्योंकि प्रमोटर ने ही तो चीज प्रपोज किया था कि बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस को ऐसे चलाना है। तो आए कितने, प्रमोटर के सारे लोग आ गए, यानी कि प्रमोटर के 200 वोट और पब्लिक के कितने वोट, 300। अब इसमें से 100 ने वोट किया, क्या करें, देखते नहीं आप ही लोग से कुछ पूछते हैं, कितने लोग हाँ में, कितने लोग ना में, तो कुछ हाँ बोलते हैं, कुछ ना, बाकी साइंस की तरफ से, जिन्होंने कांट से कुछ नहीं कहा, नहीं होता है ऐसा। तो कह रहे जो कांट से उनको हम नहीं लेंगे। मैंने बोला कि चलो क्लास का टाइम रखते हैं 8 PM से, नहीं मजाक कर रहा हूं, पहले दिन मत किएगा सर ये कौन सा टाइम है, टाइम तो वही है जो आपका है। मैंने बोला 8 PM, चलिए वोटिंग करते हैं, 50% मेजोरिटी से जो पास होगा वो होगा। अब इसमें जो बच्चे क्लास आज नहीं आए उनको भी शामिल करेंगे, अभी वो तो आए ही नहीं, आप प्रेजेंट हुए। मैंने बोला हाथ उठाने के लिए, इधर बोले हाँ, इधर बोला ना। ये हमारे ट्रायंगल जो बना करके हैं, ये 3 कांट से, तो इनको भी काउंट करें, नहीं। जो हाँ बोले उनको लेंगे, जो ना बोले उनमें से जो ज्यादा होगा, यही तो मेजॉरिटी, 50% से क्या होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। वैसे ही आए 500, तो जो नहीं आए उनको तो मत ही लीजिए, 500 वोट वाले लोग आए, 200 ने प्रमोटर के तरफ से और 300 किसके तरफ से हैं, पब्लिक। लेकिन वोट पड़े कितने टोटल, 300। अब अगर आपको एसआर पास करना है तो कितना वोट आना चाहिए फेवर में, 150, 51% या 50% +1, या 51%, याद रखिएगा 51% नहीं होता है, क्या होता है 50% +1, दोनों में अंतर है। 50% +1 और 51% में। अब यहां पे आपको इस 300 में कितना चाहिए, 50% +1, तो ये हो गया कितना, ओआर के लिए कितने वोट, मुझे एक चीज बताइए, प्रमोटर अकेला कितना है, 200 वोट। इसका मतलब है बाकी पब्लिक कुछ भी चिल्लम चिल्ली करता रहे, प्रमोटर का एक जो है, मतलब प्रमोटर की तरफ से रिजोल्यूशन क्या हो गया, पास हो गया। और यही है मुकेश अंबानी, यहीं पे है अनिल अंबानी, यही है आजिम हसन प्रेम जी, यही है कुमार मंगलम बिरला। इसीलिए हम कहते हैं ये कंपनी उनकी है।
कंपनी के मालिक वो है, क्योंकि वो जो चाहते वही कंपनी में होता है। कंपनी का मालिक वही जिसके इशारे पे कंपनी चले, जिसके डायरेक्शन में कंपनी चले। और डायरेक्शन का मतलब होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होगा वही तो ओआर और एसआर को क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। मैंने तो ये बहुत ज्यादा जो है वो कहिए तो आपको इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया कि 1000 में मैंने कितने को ले आया, 500 को, 50%। आपको बताऊं कंपनी में अगर इंफोसिस का ही लेंगे, करोड़ शेयर होल्डर कम से कम, 1 करोड़ भी अगर हम लेते तो इस करोड़ में आपको पता है अगर 50% का मतलब कितना हो गया, 50 लाख। 50 लाख कहां मीटिंग होगी, नहीं होता है। 1% अगर लिया तो भी कितना होगा, 1 लाख। कौन से स्टेडियम में बैठाइएगा। अब ईडन गार्डन सबसे बड़ा था जहां 1 लाख बैठ सकते, वहां भी अब 70,000 या कुछ 66 हो गया। अब इसका छोड़िए, अगर इसका भी कम हो, 0.1% अगर हो तो कितना हो गया, 10,000। ये कहां बैठाएंगे, कौन से होटल में बैठते हैं। 1,000 तो हो गया 0.01। मतलब आप देखिए कितने कम लोग आते हैं। इसीलिए क्योंकि आप नोटिस तो सबको भेजते हैं, सबको टिकट थोड़ा ना भेजते हैं। होना है कलकत्ता में, होना है मुंबई में। दिखाऊंगा मैं आपको कैसे मुझे आया हुआ है जी मीडिया का। गलती से मेरे पास कुछ शेयर्स हैं तो मेरे पास भी आया कि भाई मीटिंग हो रही है तो आइए। लेकिन मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो आपके साथ यहां पे सर फोड़ूंगा। कहां मैं क्लास लूंगा या मैं वहां जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं नहीं गया, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। तो जरा सोचिए, इतना जो है वो फिगर होता है कि बहुत कम लोग पहुंचते। तो उसमें अगर इनके पास 20% है तो ये कंपनी को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। बस इसीलिए इनको हम मालिक के नाम से जानते हैं। और बाकी भी मालिक है, सब मालिक है। लेकिन रियली कहते टाटा कंपनी किसकी है तो शेयर होल्डर बोलना तो नहीं, रतन टाटा की। रिलायंस किसकी है तो मुकेश अंबानी तो अनिल अंबानी। विप्रो किसकी है, आजिम हसन प्रेम जी। अच्छा, और बाकी के लोग। तो ये इसीलिए यूज होता है। लॉ में कहीं नहीं लिखा, लॉ में कहीं आप दिखा दीजिए कि विप्रो कंपनी के ओनर जो हैं वो जो हैं आजिम हसन प्रेम जी हैं। ही इज वन ऑफ द ओनर ऑफ विप्रो कंपनी। और मैं भी हूं, भले मेरे पास एक है, आप भी खरीद लीजिए, आप भी होंगे। लेकिन हमारा मालिकाना हक कमबख्त इतना छोटा है कि पता ही नहीं चलता है। कहा कि अब टेक ओवर का मतलब ये होता है। पहले के समय में टेक ओवर का मतलब क्या होता था, जाइए उस राज्य की सेना को आपने हरा दिया तो देश आपका, वो राज्य आपका। अब आपने अगर मार्केट से, यहां 200 वोट है, यहां 800 वोट है, मार्केट से शेयर्स आप खरीद सकते हैं या नहीं। जाइए मार्केट में, इंफोसिस कंपनी ये है, आपको इंफोसिस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 20% दिखा, कितने वोट, 200 वोट, 200 शेयर। ये 800 कहां पे है, ये आपके पब्लिक के बीच में है। पब्लिक के बीच में जाइए और जाकर के क्या कर लीजिए, पब्लिक के बीच में जाइए और जाकर के शेयर्स को खरीद लीजिए। कैसे खरीद लीजिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप यहां पे गए और आपने क्या करना शुरू किया, आपने जो है वो शेयर्स लेना शुरू किया। आप यहां पे गए और आप जाकर के शेयर लेना शुरू करते हैं। इंफोसिस का शेयर, हम बहुत दिनों से इंफोसिस पे ही लगे हैं। मंजुलिका की आत्मा शायद यहां भी। यहां पे इंफोसिस, इसमें INF ये रहा इंफोसिस। अब अगर यहां पे इंफोसिस के शेयर्स हैं, हम इंफोसिस के शेयर्स क्या कर सकते हैं, यहां से परचेज कर सकते हैं। आप यहां पे गए और आपने देखा कि इंफोसिस के शेयर्स इस समय 717 रुपए 25 पैसे में मिल रहे हैं। आपने यहां पे जो है वो क्लिक किया, यहां पे बाय आ गया, आपने बाय ऑर्डर दिया और शेयर खरीदना शुरू कर दिया। ये खरीदते खरीदते आपके पास 201 शेयर अगर हो गए तो अब जो है वो कंट्रोल किसके पास,
ये बस आसान शब्द में बतला रहा हूं, कंट्रोल सबका एग्जैक्ट मतलब बतलाऊंगा। इसका मतलब अब उस कंपनी में आपकी चलेगी या पहले वालों की? अरे भाई जिसके पास ज्यादा शेयर्स है फैसला तो उसका होगा, क्योंकि ओआर और एसआर के लिए मेजॉरिटी से ज्यादा और एसआर के लिए 75% होना चाहिए। तो कहा आज के समय में जो लड़ाइयां होती है वो कंपनी के बीच में, और टेक ओवर का मतलब है कि जब उस कंपनी को आप क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और कहा कंट्रोल में लेने का मतलब, तो कहा कंट्रोल में लेने का मतलब आसान मतलब ये होता है कि आप जो चाहेंगे वो उस कंपनी में होगा, तो आपने उसको क्या कर लिया, कंट्रोल ले लिया। कंट्रोल का एग्जैक्ट मतलब देखेंगे, 3 तरह से कंट्रोल लेते हैं। आसान शब्दों में आपके कहने से अगर उस कंपनी में होने लगा तो आपने कंपनी पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। यही है कंट्रोल का मतलब, और यही है टेक ओवर का मतलब। कहा ठीक है, टेक ओवर का मतलब तो समझ में आ गया कि टेक ओवर का मतलब हुआ कि जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा क्या आ जाएं, जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा जो है वो शेयर्स आ जाएं। इसका मतलब है उसने कंपनी को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, उसने कंपनी को जो है वो टेक ओवर कर लिया। कहा गया ये तो बुरा वर्ड है, ये तो बुरा हुआ। किसी ने इतने अरमानों से इतने दिनों से कंपनी को क्या किया, संभाला, इतने अच्छे से कंपनी को जो है वो बनाया, और कोई और जो है उसे क्या कर लेता है, कंट्रोल ले लेता है, कोई और उस पे जो है वो उसको टेक ओवर कर लेता है। ये तो गलत चीज है। तब कहा गया कि ये गलत चीज जो है इसको प्रमोट क्यों किया गया, इसके लिए कह रहे कानून बना हुआ है। कहा गया हाँ जी लड़ाई है, लेकिन इसके लिए भी क्या है, कानून है। अगर आप ये सही से लड़िएगा तो आपका जो है वो कंपनी हो जाएगा। कहा वो सब बात ठीक है, लेकिन वो सब तो बाद में जानेंगे, पहले तो बताओ ये नेगेटिव चीज के लिए कानून क्यों बनाया? कंपनी मैंने बनाई, कोई टेक ओवर क्यों करे? अगर आपको भी वो कंपनी चाहिए तो आप भी वो कंपनी बनाओ ना। आपको पेन बेचना है तो पेन बेचना है, तो व्हाई यू आर एक्वायरिंग रिनॉल्ड, व्हाई यू आर एक्वायरिंग लिंक कंपनी, यू कैन मेक योर ओन कंपनी। आप जो है वो पैसे लगाइए, एचआर टीम डेवलप कीजिए, सब कीजिए, खुद से चलाइए, उस कंपनी को क्यों एक्वायर कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तब जो है वो सेबी पिक्चर में आई और कहा कि देखो भाई इमोशनल मत हो, आप जो पढ़ रहे हो वो ये पढ़ रहे हो कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उस लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। कहा कि खराब है। बोला गया बिल्कुल खराब नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब सिर्फ नागरिकों से है, मुझे राजाओं से मतलब नहीं है कि यहां पे राजा भीम सिंह राज करेगा या यहां पे राजा दुर्बल सिंह राज करेगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये जो है वो रतन टाटा जो है वो इस कंपनी को जो है वो चला रहे हैं या इस कंपनी को जो है वो हमारे जो है वो ब्लू चला रहे हैं। कहा इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ला करके दे रहे हैं वो उनके लिए सबसे अच्छा। और अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को कब्जे में ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है, या कोई इंसान किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब वो कैपेबल है तभी तो कर रहा है, और कैपेबल है तो इसका मतलब कंपनी को और अच्छे से क्या कर पाएगा, चला पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप ही ज्यादा कैपेबल है तो आपको मौका देंगे कि आप अपने कंपनी को अपने ही पास रख सकते हैं, वो भी मौका देंगे। अब अगर इतनी सारी बात को कही जाए तो क्या ये बात गलत है? पहला कहा गया कि अगर आप जो है वो कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ तो हम कहां आपको मना कर रहे हैं, आप खुद बचाइए अपने कंपनी को, हमने प्रोविजन किया हुआ है। और अगर आप उतने कैपेबल नहीं हो तो किसी और को क्या करने दीजिए, कंपनी को चलाने दीजिए, क्योंकि वो इतना कैपेबल है कि आपको जो है वो टेक ओवर कर रहा है, आपसे ज्यादा चीजों को एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब वो ज्यादा बेटर तरीके से कंपनी को चला पाएगा, शेयर होल्डर्स को ज्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। कहा गया और कोई बात, कहां है और एक बात, जिस बीच में लड़ाइयां होगी, लड़ाइयां किस बात के लिए करके होगी, शेयर्स तेरे या मेरे। ये जो हमारे कितने शेयर होल्डर, ये जो हमारे यहाँ पे जो है वो 800 शेयर होल्डर हैं, कह रहे कि ये जो इतने सारे शेयर होल्डर हैं इनको लेकर के अगर हम बात करें तो ये 800 वोट अगर इनके पास है तो इन्हीं से तो हम शेयर्स ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो भी चाहेंगे और मार्केट से शेयर ले लेना। क्यों शेयर ले लेना? क्योंकि शेयर्स अब कहां पे हमारा है, सारा का सारा शेयर्स तो हमारा यहाँ पे है, मार्केट में है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाइए और आप भी इन्फोसिस के शेयर लीजिए ना। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके बाय करने के लिए मैं ही आऊंगा। अरे भाई ये मैं भी हो सकता हूं और इस कंपनी के प्रमोटर भी हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहेंगे तो इस शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? डिमांड बढ़ा, इसका मतलब है जो इस कंपनी के शेयर होल्डर है अगर वो एग्जिट रूट चाहते हैं कि अब मुझे अपने पैसे चाहिए, मैं निकलना चाहता हूं, तो इस बीच में उनको अपने शेयर्स की ज्यादा कीमत मिलेगी या नहीं? और जिनके पास शेयर्स रह जाएगा
उनको वैसे लोग मिलेंगे जो कंपनी को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं। तो जरा मुझे बताइए, शेयर होल्डर्स को कहीं कोई नुकसान हो रहा है? तो शेयर होल्डर्स की तो चलती ही चलती है। और सेबी कहता है कि मैं तो शेयर होल्डर्स के लिए बना हूं। तब हमने उससे पूछा कि आप तो लिस्टेड कंपनी के लिए बने हो ना? तो बोला सही समझे हैं, हम लिस्टेड कंपनी के लिए ही बने हैं। तो इसीलिए अगर हमला कभी भी अनलिस्टेड कंपनी पे होगा तो मैं नहीं आऊंगा बीच में, और ना मैं कोई नियम लेकर के आऊंगा। मैं तो आऊंगा ही तब जब हमला किस कंपनी पे होगा? लिस्टेड कंपनी पे। और कहा हमला जो करेगा वो कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, वो ऐरा गैरा नत्थु खेरा कोई भी हो, बस उसके पास पैसे होने चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो जो है वो इंसान है, वो डोरेमोन है, वो सिंचैन है, या वो कोई कंपनी है। का इस बात से कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब बस इस बात से है कि जिसपे हमला किया जा रहा है वो कौन है? एक लिस्टेड इंडियन कंपनी है। तो ऐसे केस में मैं नियम कानून बताऊंगा, जिस नियम कानून के अकॉर्डिंग हमला करना होगा। आप देखिए, अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो लड़ाई के केस में क्या होता है? अगर वो लड़ाई लड़ता है तो वैसे में अगर आप नियम के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो क्या होता है? अगर आप नियम के साथ लड़ाई लड़ते हैं ओलंपिक में तो आपको मेडल मिलता है। रेसलिंग नहीं, सुशील सिंह ये जीते थे। तो अगर आप नियम के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो क्या मिलता है आपको? अवार्ड मिलता है। और आपको जो है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो डीएसपी बना देती है, पोस्ट भी मिलता है। लेकिन यही जो है दो रिक्शा वाला अगर अभी उठम पटकी करे तो पुलिस आएगी, दोनों को एक एक तबड़ाक देगी, ले जाएगी। यही विजेंद्र सिंह, बॉक्सिंग, मैरी कॉम, ये सब बॉक्सिंग लड़ते हैं, सबको अवार्ड मिलता है। लेकिन जरा जाइए बाहर, शुरू हो जाइए आप लोग, बॉक्सिंग मिलेगा रिवॉर्ड, दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यही तो है आपका नियम के साथ कह रहा, कह लड़िए, आपको उस कंपनी पे हमला करना है, टेक ओवर करना है, कीजिए, लेकिन किसके साथ कीजिए? नियम के साथ कीजिए। अभी हमें कुछ नहीं पता चला, अभी बस हमें एक बात पता चला है, और वो क्या पता चला है? हमें बस पता चला है कि टेक ओवर का मतलब क्या है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी अभी नहीं पता है। टेक ओवर इवॉल्व कहां से हुआ ये भी नहीं पता, लेकिन बस हमें इतना पता चला है कि आज के डेट में टेक ओवर का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा अपने पास ले लिया, आसान शब्दों में, बाकी तो ये डिफाइन करेगा कौन? कंट्रोल का मतलब क्या, तो आपने उसको क्या कर दिया? टेक ओवर। और सेबी ने कहा है कि ये जो सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन है 2011, ये उसी जगह एप्लीकेबल है जब कंपनी जिसपे हमला हुआ है वो कंपनी क्या है? लिस्टेड इंडियन कंपनी, हमला करने वाला कोई भी हो। अब हमें जानना है कि ये इवॉल्व कैसे हुआ, क्यों कानून जो बनाया गया वो कब से बना, ये जो कहा ना सेबी ने बनाया, तो ये कैसे बना, और टेक ओवर करते क्यों है? टेक ओवर है क्या ये बस समझ में आया है, करते क्यों है? इसमें मेन टारगेट कंपनी, एक्वायरर, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, बड़े सारे डेफिनेशन है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोविजन, जिसमें हम जानेंगे कि सेबी ने कहा है आप उस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, करो, लेकिन उसको बताओ इतने % एक्वायर कर लो, तो उसे बताओ कि हमने आपके इतने शेयर्स ले लिए हैं, रोक सको तो रोक लो। बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए कि मैंने बोला चेक को, रेड चेक को, आप कहां रहते हैं? हाँ, जोर से बोलिए। नहीं, जो यहां से दूर रहते, कोई मेट्रो स्टेशन नहीं, ये नहीं चलेंगे, हमारे बागर बिल्लो में से कोई चाहिए। आप कहां से आए हैं? नहीं नहीं, यहां पे निर्माण विहार। मान लीजिए आप कहां से, कोई दूर के मेट्रो स्टेशन से नहीं है? ये लोग तो शरीफ वाले में, तो मान लीजिए हमारे यही जो है रेड, ये जो है वो मान लीजिए वैशाली रहते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जो है मैं रहता हूं विश्वविद्यालय, मैंने इनको बोला कि मैं वैशाली आकर के आपके घर में घुस के आपको मारूंगा। मारने पीटने वाली बात है, इसलिए आप लोग को बीच में नहीं लाया, माइंड नहीं करेंगे कि सर भेदभाव, तो भेदभाव भी किया तो मार पिटाई में ही किया। तो मैंने इनको बोला कि मैं आपके घर पहुंच करके आपको क्या करूंगा? पीटूंगा, बजाऊंगा। अगर मैंने ऐसा बोला तो जैसे ही मैं अपने घर से, ये नहीं कि घर से निकलूं तब नहीं, लेकिन अगर मैं इनको मारने के इरादे से निकला तो जैसे ही मैं विश्वविद्यालय अगर रहता हूं तो विश्वविद्यालय के बाद जैसे ही मैं 2 स्टेशन आगे बढ़ा, कश्मीरी गेट में पहुंचा, मेट्रो का मैं रास्ता बता रहा हूं, तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो, घर घुस के मारूंगा। और इधर वैशाली नगर पुलिस स्टेशन को भी बोल दिया कि बचा सकते हो इनको तो बचा लो, इनके घर में घुस के इनको पीटने वाला हूं। फिर जैसे ही मैं राजीव चौक पहुंचा, फिर इनको फोन करता हूं, फिर पुलिस को भी फोन करता हूं, वैशाली पुलिस स्टेशन। ऐसे में बढ़ रहा हूं। टेक ओवर कोड यही है
कहता है आपको किसी कंपनी पे हमला करना है, कीजिए, चोरी चोरी चुपके नहीं, डंके के चोट पे कीजिए, बता करके कीजिए। तो हमें जानना रहेगा कि कब कब वो बताने वाला काम करना है, क्यों टेक ओवर जैसा चीज करते हैं, क्यों इसके लिए नियम कानून है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां से बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, तो एक दिन और जी लीजिए अपनी जिंदगी, शायद ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड से यहां से आगे बढ़ेंगे। आप अपना होमवर्क, सारा कॉपी वगैरह तैयार रखिएगा। तो फिलहाल आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टर्मिनेट कीजिए।